यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 571 स्वर्णिम प्रकाश अजय स्वर्ग विस्फोटक मुट्ठी बोनस अध्याय मासिक टिकटों का अनुरोध। विंड एंड थंडर एरिना में चारों ओर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में कर्मचारी टिकट बेचकर उनसे पैसे वसूलने में जुट गए। अगर ये लोग जीत जाते हैं तो वे अपनी लगाई गई रकम को मध्यम श्रेणी के मोतियों से बदल सकते हैं। ये सरल और सीधा है। मुझे यकीन है मिंगकुन 1000 टुकड़े। मैं मिंगकुन पर 2000 सिक्कों का दांव लगाता हूँ। मैं ऑक्टोपस राक्षस पर 100 दांव लगा रहा हूँ। मैं ऑक्टोपस मॉन्स्टर पर 100 का दांव लगा रहा हूँ। लेकिन मैं मिंगकुन पर 1000 का दांव लगा रहा हूँ। मैदान में अफरा तफरी मच गई। केवल अत्यंत सतर्क लोग ही मिंगखुन और सार्थक दोनों पर दांव लगाएंगे। क्यों? मिंगखुन पर 1000 का दांव लगाने और जीतने पर उन्हें 200 मिलेंगे। सार्थक पर 100 का दांव लगाने और जीतने पर उन्हें 900 मिलेंगे। हारने पर भी उन्हें 100 मिलेंगे। इस तरह से दांव लगाने वालों को चाहे वे जीते या हारे, पैसों का नुकसान नहीं होगा। हालांकि निजी कमरे में मौजूद बड़े अधिकारियों की कहानी कुछ और ही थी। किसी ने कहा, ये बेवकूफ कहां से आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई मिंगकुन को चुनौती देने की? मिंगकुन पर 500,000 का दांव लगाओ। 200,000 जमा करें। बेट मिंगकुन 300,000। जब वह रचित के पास पहुंचा तो उसने तुरंत 500,000 रुपये फेंक दिए। ऑक्टोपस राक्षस पर 500,000 रुपये का दांव लगाओ। ये सुनकर वेटर पूरी तरह से हैरान रह गया। मैडम, क्या आप वाकई ऑक्टोपस राक्षस पर 500,000 का दांव लगाना चाहती हैं? वेटर को लगा कि यह आदमी पागल हो गया है। 500,000 तुम ऑक्टोपस राक्षस पर दांव लगाओगे? रचित हंसते हुए बोला, ये ऑक्टोपस जैसा राक्षस तो दिलचस्प है। चलो इस पर शर्त लगाते हैं। अगला दरवाजा। तरुण मन ही मन बुदबुदा रहा था, क्या मैंने उसे गलत समझा? तरुण संशय में था। मिंगकुन की ताकत के बारे में सुनने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि काओदाकियो कैसे जीत सकता है। इसलिए उसने कहा, मैं मिंगकुन पर 500,000 का दांव लगाता हूं। वेटर की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आलीशान निजी कमरे में कोई इतना उदार होगा। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, जी महोदय। हालांकि तरुण ने तुरंत अपनी आवाज सभी तक पहुंचाते हुए कहा, बाकी सभी छात्रों से कहो कि वे ऑक्टोपस मॉन्स्टर पर दांव लगाएं, पूरे 55 लाख का दांव लगाएं। हालांकि तरुण ने अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। उसने इंतजार करने और देखने की योजना बनाई। अगर सार्थक उसकी उम्मीदों से बेहतर निकला तो वह स्थिति को सुधारने का कोई रास्ता निकाल लेगा। इसी बीच तरुण शर्त लगा रहा था, अगर काओदाकियो जीत जाता तो उसे 49.5 मिलियन मिलते। अगर मिंगकुन जीत जाता तो वह काओदाकियो से कहता कि उसने अपना सब कुछ उस पर दांव पर लगा दिया है और फिर भी उसे बराबरी पर आने के लिए 600,000 बचेंगे। ... विडंबना यह है कि सार्थक काफी भाग्यशाली भी था। ये संभावना नहीं है कि कोई भी छात्र समूह थंडरस्टॉर्म में अपने पहले ही दिन किसी और के अखाड़े में प्रतिस्पर्धा करने जाएगा जब वे उस जगह और लोगों से पूरी तरह अपरिचित हों। और संयोगवश आज बहुत सारे लोग हैं। इससे भी ज्यादा संयोग की बात यह है कि सार्थक ने एक ऐसे खिलाड़ी को चुना जिसके बारे में सभी को लगता था कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा। जब सार्थक ने अखाड़े में प्रवेश किया तो पूरा दर्शक वर्ग जय जयकार से गूंज उठा। उसी क्षण आयोजक ने गरजते हुए कहा, अगले नंबर पर मेरे 100 के राजा थंडरहैंड बैटल मैनियाक मिंगकुन का स्वागत कीजिए, जो अपनी शानदार एंट्री कर रहे हैं। आओ आओ मिंगकुन मिंगकुन मिंगकुन। महिला होस्ट, प्रिय दर्शकों, कृपया अपने हाथ उठाएं और मिंगकुन और ऑक्टोपस मॉन्स्टर के लिए तालियां बजाएं। क्या मिंगकुन अपनी 138वीं लगातार जीत हासिल कर पाएंगे या ऑक्टोपस मॉन्स्टर मिंगकुन के जीत के सिलसिले का रिकॉर्ड तोड़ देगा? देखते हैं क्या होता है। ... मैदान पर मिंगकुन ने कुछ नहीं लिया और सीधे केंद्र की ओर चल पड़ा। सार्थक मुस्कुराया। वह अब भी एक विद्रोही किशोर की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसका शरारती अंदाज बखूबी झलक रहा था। मिंगकुन बहुत मजबूत दिखता है और कम से कम 28 साल का लगता है, लेकिन सार्थक को मिली जानकारी से पता था कि वह इस साल केवल 17 साल का है। मिंगकुन की मांसपेशियां बहुत मजबूत और शक्तिशाली थीं और यहां तक कि जब उसके हाथ स्थिर थे तब भी वे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे।
सार्थक को बस एक नज़र देखने की जरूरत थी यह समझने के लिए कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। उसने मान लिया था कि सभी शक्तिशाली व्यक्ति 1000 स्टार सिटी में केंद्रित हैं, लेकिन अब लगता है कि वह गलत था। 1000 स्टार सिटी में बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्ति तो थे, लेकिन निश्चित रूप से सभी नहीं। अखाड़े के केंद्र में मिनकुन ने अकड़कर अपना सिर 2 बार घुमाया, जिससे क्लिक की आवाज आए। उन्नत मछुआरे, तुम्हें मुझे चुनौती देने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? सार्थक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये तो पैसा है। तुम्हें हराकर मैं खूब पैसा कमा सकता था। मिनकुन मुस्कुराया, तो फिर तुम निराश हो जाओगे। सार्थक, मैं निराश नहीं हूं। जिस क्षण आपने इस अखाड़े में कदम रखा, उसी क्षण से मैं जीत चुका हूं। मिनकुन ने व्यंग्य करते हुए कहा, भले ही आप सिर्फ एक उच्च स्तरीय मछुआरे हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हर किसी को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। सार्थक, मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। आखिरकार तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके पैसे कमाना थोड़ा शर्मनाक है। मिनकुन, फक फक करना। गाली गलौज वाला हिस्सा खत्म हो गया है। इसी क्षण पुरुष होस्ट की आवाज गूंजी, वाह! मंच पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वे अधीर लग रहे हैं। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि यह प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। गरज, मिनकुन, उसे थप्पड़ मारकर जान से मार डालो। मिनकुन, एक ही सांस में युद्ध समाप्त कर दो। ऑक्टोपस राक्षस, बेहतर होगा कि तुम स्वेच्छा से लेट जाओ। डॉट डॉट डॉट। बूम, गरज सुनाई दी। मिनकुन ने अपना वार किया। जैसे ही उसने प्रहार किया, एक जोरदार गर्जना हुई और मिनकुन की हथेलियों के चारों ओर बिजली की लपटें घूमने लगीं। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, सार्थक के सामने बिजली से कड़कता हुआ एक हाथ आ गिरा। हालांकि सार्थक के होठों पर अब भी मुस्कान थी और उसकी मुट्ठी पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। बूम! अगले ही पल, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मिनकुन और सार्थक दोनों एक ही समय में पीछे की ओर उड़ गए। मिनकुन 7-8 कदम पीछे हट गया, जिससे उसके पैरों के निशान बन गए। सार्थक 10 से अधिक कदम पीछे हटा, लगभग ठीक मिनकुन के बराबर। उसी क्षण किसी ने हैरानी से कहा, अरे बाप रे, एक उच्च स्तरीय मछुआरा मिनकुन के थंडर पाम को रोक सकता है। असंभव! क्या ये ऑक्टोपस जैसा राक्षस इतना शक्तिशाली है? अगर मुझे पता होता, तो मैं पहले ही बड़ी रकम का दांव लगा देता। मेजबान की आंखें चमक उठी, वाह! हमारा ऑक्टोपस राक्षस अपने नाम के अनुरूप है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह वह अजय शक्ति है जिसने फ्लेम ड्रैगन टाउन के अखाड़े पर अपना दबदबा बनाए रखा है। मैदान पर मिनकुन ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 5/10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया था, लेकिन यह एक साधारण शीर्ष स्तर के मछुआरे की क्षमता से कहीं अधिक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़के ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। उसके पास वाकई एक शीर्ष स्तर के मछुआरे के बराबर कौशल था। इसी बीच सार्थक सोचने लगा, क्या पवन और गर्जन नगर का ये 100 आदमियों का राजा सचमुच इतना कमजोर है? अगर वह इतना कमजोर है, तो मैं दिखावा कैसे करूं? दिखावा करना कितना मुश्किल है। अगर मैं गलती से उसे मार दूं तो क्या होगा? दोबारा जब मिनकुन ने दोबारा हमला किया, तो उसकी गति और शक्ति दोनों में लगभग तुरंत वृद्धि हो गई। उसके हथेली के वार की गति सचमुच बिजली की तरह थी। सार्थक की आंखें चमक उठीं। तो ये आदमी अब तक छिपा हुआ था। बूम बूम बूम, बैंग बैंग बैंग। मैदान भर में बिजली की चिंगारियां और सुनहरी रोशनी फैल गई, जबकि जमीन के नीचे की मिट्टी और चट्टानें चारों ओर उड़ने लगीं। दोनों ने अविश्वसनीय गति से हमला किया और केवल 5 या 6 सांसों में लगभग 100 बार एक दूसरे पर वार किए। फिर वे दोनों एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गए। मिनकुन और सार्थक एक बार फिर बराबरी पर थे। सार्थक के हाथ हल्के से कांप रहे थे, जैसा कि पवन और गर्जन अखाड़े में 100 के राजा से उम्मीद की जाती है। मेरी मुट्ठियां अनियंत्रित रूप से कांप रही हैं। हिलाना। सार्थक ने प्रतीकात्मक रूप से हाथ भी हिलाया। हालांकि मिनकुन की आंखों में उत्साह भरा हुआ था। क्या तुमने सचमुच अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक उन्नत मछुआरे के स्तर तक अपना शरीर विकसित किया है? सार्थक ने अपनी गर्दन चटकाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं जब मैं 9 स्वर्गों में तैरते द्वीप को मुक्का मारता हूं और उत्तरी सागर में मेंटिस श्रिम्प को लात मारता हूं? स्टेडियम में मौजूद दर्शक बेकाबू हो गए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बरसेक ब्लड, बरसेक ब्लड, बरसेक ब्लड। मिनकुन, जल्दी करो और इस बच्चे को मार डालो। हम सब तुम्हारे जीतने पर दांव लगा रहे हैं। बस मिनकुन के पैरों के नीचे एक तीव्र झटका लगा और धरती से ऊर्जा उसकी मुट्ठी में समा गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं और खूंखार कृमि ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया था।
ये सिर्फ खूंखार कीड़े ही नहीं थे, एक मेंटिस झींगा का प्रेत मिनकुन के शरीर को घेरे हुए था। उसकी भौहों के बीच एक तीसरी आंख प्रकट हुई। सार्थक मुस्कुराया और बोला, वाह, ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। सार्थक सही था, मिनकुन की ताकत दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई थी। खूंखार कीड़ा एक उग्र, वश में किया हुआ आध्यात्मिक जीव था और सार्थक मेंटिस श्रिम्प से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि श्रिम्प सन हेवन कितनी तेजी से चलता है, यहां तक कि वह खुद भी उसके मुक्कों को देख नहीं पाता। लेकिन क्या प्रतिद्वंदी का 3 आंखों वाला मेंटिस श्रिम्प सन का मुकाबला कर सकता है? सार्थक दहाड़ा, चलो मैं तुम्हें अपना ओह स्वर्ण प्रकाश अजेय स्वर्ग विस्फोटक मुट्ठी दिखाता हूं। फुफकार। रचित अपना जूस पी रही थी कि तभी सार्थक की बचकानी दहाड़ सुनकर वह जोर से हंस पड़ी। ये किस तरह का अजेय सुनहरे प्रकाश का विस्फोट करने वाला मुक्का था? अब उसे एक बात का पक्का यकीन हो गया था, सार्थक को चीजों के नाम रखने में बिल्कुल भी हुनर नहीं था। अगर भविष्य में मेरे बच्चे हुए तो मैं निश्चित रूप से इस व्यक्ति को उनका नाम रखने नहीं दूंगी। अचानक रचित का चेहरा लाल हो गया। उसे बच्चों का ख्याल क्यों आया? मेजबान दहाड़ते हुए बोला, आ रहा है, आ रहा है। मिनकुन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने ही वाला है। क्या उसका उग्र रक्त अब भी फेंगलेई शहर का नाम रोशन कर सकता है? क्या उसकी गति अब भी फेंगलेई अखाड़े पर अपना दबदबा कायम रख सकती है? देखते हैं यह ऑक्टोपस राक्षस इसका सामना कैसे करता है। सार्थक ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और शांत स्वर में कहा, अधिकार। अध्याय 572 संपूर्ण श्रोताओं को उत्तेजित करना। ये पहली बार था जब सार्थक ने इतने सारे लोगों के सामने मोटा और गोल रूप धारण करके लड़ाई लड़ी थी। हालांकि 9 मृत्यु आत्मा विभाजन अध्याय नाम प्रभावशाली लगता था, लेकिन आत्मा के प्रवेश के बाद सार्थक के कंधों पर बस 2 बल भी दिखाई दिए और यह बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा। बाकी सब में कुछ भी अजीब नहीं है, ये बिल्कुल एक साधारण ऑक्टोपस के आकार के संकुचित आत्मा वाले जानवर की तरह है जो किसी प्राणी को अपने वश में कर लेता है। यदि सार्थक इस समय झींगा को फिर से अपने वश में होने की अनुमति दे दे, तो ऑक्टोपस के तंतु गायब हो जाएंगे और उनके स्थान पर 9 तारा श्रृंखलाएं आ जाएंगी। उस विशालकाय ऑक्टोपस को देखकर रचित दंग रह गया। क्या ये वही तीसरा अनुबंधित आत्मा प्राणी था जिसका जिक्र सार्थक ने किया था? एक विशालकाय ऑक्टोपस। श्रोताओं में से कई लोग तुरंत समझ गए। दुर्भाग्यवश वे यह नहीं बता पाए कि यह जन्मजात प्रतिभा से संपन्न आत्मा प्राणी था या किसी से प्रशिक्षण प्राप्त आत्मा प्राणी। एक विचार के साथ ही सार्थक का प्रेत गायब हो गया, उसके कंधों पर केवल 2 बल भी रह गए। इस समय सार्थक की दृष्टि 360 डिग्री तक फैली हुई है और उसमें कोई अंधापन नहीं है। अगर इस क्षमता के साथ उसके 3 सिर और 6 हाथ भी हों, तो यह वाकई बहुत प्रभावशाली होगा। बूम! एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, मिनकुन गायब हो गया और पलक झपकते ही बिजली का एक झटका सार्थक पर लगा। लेकिन सार्थक भी कमजोर नहीं थे। उनकी अजेय तकनीक की सबसे प्रमुख विशेषता आत्मविश्वास थी, जिसके बाद उग्रता आती थी। जब बिजली की चिंगारी सार्थक से टकराई तो वह एक विशाल हाथ में बदल गई। सार्थक दहाड़ा और बिजली की चिंगारी के साथ ही लगभग तालमेल बिठाते हुए एक जोरदार मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग! मैच के दौरान सार्थक को कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला था और मिनकुन मेंटिस श्रिम्प की खास चाल यानी सिर को झटकने का इस्तेमाल कर रहा था। वह 3 आंखों वाला मेंटिस श्रिम्प काफी शक्तिशाली प्रतीत होता है और उसके टेंटिकल्स अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलते हैं। सार्थक को एहसास हुआ कि ओवरलॉर्ड के अभिशाप का उपयोग किए बिना वह उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे और बमबारी के कारण सार्थक धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। उसने राजा के अधिपति के जादुई मंत्र का प्रयोग नहीं किया। उसे कुछ समय तक पिटना जरूरी था ताकि दर्शकों को उम्मीद की किरण दिखाई दे। यहीं पर उसकी अभिनय प्रतिभा सचमुच निखरकर सामने आई। टकराना! सार्थक खून से लथपथ शरीर के साथ पीछे की ओर जा गिरा और उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। बहुत बढ़िया, मिनकुन अजेय है। इसी तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। ऑक्टोपस मॉन्स्टर, तुम कभी जीत नहीं सकते। पुरुष होस्ट ने जोश से चिल्लाते हुए कहा, क्या विजेता का फैसला करने का समय आ गया है? दरअसल यानलोंग टाउन का ऑक्टोपस राक्षस वाकई बहुत ताकतवर है। अब तक वही अकेला ऐसा है जो अखाड़े में मिनकुन का डटकर मुकाबला कर सकता है। महिला होस्ट, क्या वापसी की कोई संभावना है? अब तक हमने ऑक्टोपस राक्षस को केवल उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते देखा है, तो उसकी अनुबंधित आध्यात्मिक शक्ति कहाँ है? क्या उसके पास कोई अन्य गुप्त तकनीक है? सार्थक किसी तरह उठ खड़ा हुआ। हवा और गरज के अखाड़े में 100 के राजा से यही उम्मीद थी।
मिनकुन की सांसें तेज हो गईं। लगातार हमले करने के बावजूद सार्थक के शारीरिक गठन को देखकर वह सचमुच हैरान रह गया। इतने हमलों के बाद भी सार्थक को सिर्फ मामूली चोटें आई थीं, और वो भी ज्यादा गंभीर नहीं थीं। मिनकुन की आंखों में जोश की आग जल रही थी। तुम बहुत ताकतवर हो। अगर कोई और होता तो तुम आसानी से जीत जाते, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है, और वो भी मेरी पूरी ताकत के सिर्फ 70% पर। सार्थक मुस्कुराया, अरे सिर्फ 70%? मुझे लगा तुम 120% पर हो। वैसे तुमने खाना नहीं खाया? हम दूसरे व्यक्ति ने भौहें चढ़ा लीं। सार्थक ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, तुमने खाना नहीं खाया होगा, नहीं तो तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? मिनकुन गुस्से से भड़क उठा। फिर से वूश, बिजली की सैकड़ों चिंगारियां कौंधी, और सार्थक के 10 मीटर के दायरे में ऐसा महसूस हुआ मानो सैकड़ों हथेलियों के निशान उस पर दबाव डाल रहे हों। हर एक हथेली का निशान भयंकर और भयावह था। अरे मुझे देखो, पेगासस मेटियोर फिस्ट। हाँ, सार्थक ने अपना नाम फिर से बदल लिया और उसने जोर से चिल्लाकर यह बात कही। बैंग बैंग बैंग, सैकड़ों सुनहरी मुट्ठियों की परछाइयां चारों दिशाओं में फैल गईं। बाहरी लोगों को इस समय सार्थक पूरी तरह से पागल लग रहा था, और कोई भी उसकी मुट्ठियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। हालांकि इसकी भयंकरता के बावजूद यह मिनकुन के थंडर पाम का मुकाबला नहीं कर सका। मेजबान के शब्दों में, सार्थक ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया, शायद किसी गुप्त तकनीक का प्रयोग करते हुए, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। उनके कौशल स्तर में बहुत बड़ा अंतर था, जिसके कारण सार्थक की हार निश्चित थी। 10 सांसों के बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, सार्थक खून की उल्टी कर रहा है। वह हारने वाला है। 20 सांसों के बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ, आखिरकार उसका काम तमाम हो गया, वो हारने वाला है। 30 सांसों के बाद किसी ने उत्साह से कहा, देखो, ऑक्टोपस राक्षस फिर से खून उगल रहा है। 50 सांसों के बाद, धिक्कार है, क्या ये कभी खत्म होगा? मिनकुन, जाओ उसे पकड़ो, उसे पीट पीट कर मार डालो। छोटी मछली, क्या तुम अब भी टिक सकती हो? 100 सांसों के बाद मिनकुन भयभीत हो गया। उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, और वह केवल एजियोर टाइट टर्टल के सहारे ही बचाव कर सकता था। सुनहरी मुट्ठी की छाया एजियोर टाइट टर्टल पर पड़ी, जिससे चारों ओर धूल उड़ने लगी। 200 सांसों के बाद दोनों के शरीर पर घाव थे, और मिनकुन का एजियोर टाइट शील्ड आर्मर चकनाचूर हो गया था। कई दर्शक स्तब्ध रह गए और तुरंत खड़े हो गए। उनकी नजरों में मिनकुन शायद बच नहीं पाएगा, लेकिन ऑक्टोपस राक्षस की हालत तो और भी बदतर थी। वह पहले से ही खड़ा होने में असमर्थ था। मेजबान बेतहाशा चिल्ला रहा था, तियानजियाओ, ऑक्टोपस राक्षस अवश्य ही यानलोंग टाउन का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा वह अब तक जीवित नहीं रह पाता। कार्यक्रम स्थल के बाहर कई लोग नोट्स ले रहे थे और विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। किसी ने पूछा, क्या इस बार यानलोंग टाउन से कोई आया है? किसी ने अविश्वास से पूछा, मैं तुरंत किसी को जांच के लिए भेजूंगा। ... निजी कमरे के अंदर तरुण ने भी गहरी सांस ली। ये तो हद से ज्यादा जिद्दीपन है। 200 सांसें पहले ही तुम पतन के कगार पर थे, अब भी उसी कगार पर क्यों हो? रचित बीच बीच में अपनी आंखें घुमाती रही। उसे लगा कि सार्थक की त्वचा पर कोई घाव भी नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना खून कैसे लगा। रचित को यह नहीं पता था कि 9 डेथ सोल स्प्लिट चैप्टर पहले से ही 90% हमलों को रोक सकता था। यहां तक कि आत्मा के वश में होने के बाद भी ये सार्थक के 50% हमलों को रोक सकता था। इसलिए सार्थक को चोट पहुंचाने का मिनकुन का विचार महज एक कोरी कल्पना है। मिनकुन घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, असंभव, मैं एक उच्च स्तरीय मछुआरे से कैसे हार सकता हूं? ये बिल्कुल असंभव है। ये खत्म हो गया। मिनकुन अचानक दहाड़ा, मेरा आखिरी वार झेलो, 9 गर्जनाओं। मिनकुन को अपना अंतिम प्रहार करते देख सार्थक तुरंत चिल्लाया, मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। देखो मेरा आखिरी वार, बिग फिश। ओह, किस तरह का मुक्का! फुफकार, खांसी खांसी। कई लोग अवाक रह गए। क्या तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हें किस तरह की मार्शल आर्ट आती है? ये तो हद से ज्यादा है। चाहे वह किसी भी प्रकार का मुक्का हो, उसी क्षण धूल का गुबार उठा और दोनों के शरीर धूल में उड़ते हुए दूर जा गिरे। कोई अवाक रह गया, क्या ये ड्रॉ रहा? हे भगवान, क्या कोई टाई पर शर्त लगा रहा है? अरे नहीं, हमने तो बहुत कुछ खो दिया। ये ऑक्टोपस जैसा राक्षस इतना ताकतवर कैसे है? यानलोंग कस्बे में इतना शक्तिशाली चरित्र है। धिक्कार है, अखाड़ा हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है।
अचानक पूरा दर्शक वर्ग शोर से गूंज उठा और रचित ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, क्या वे सच में जीत गए? रचित की सेवा करने वाली नौकरानी भी अचंभित रह गई। अगर वह ऑक्टोपस जैसा राक्षस उठ खड़ा होता तो क्या ये लड़की उन 5 लाख को 500,000 में नहीं बदल देती? इस समय तरुण बेहद उत्तेजित था और चिल्लाया, उठो, उठो, अभी उठो। तरुण खुशी से पागल हो रहा था। ये जीत 50 मिलियन की थी। उसका दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खांसी खांसी। अचानक सार्थक ने अखाड़े में अपना हाथ बढ़ाया और बड़ी मुश्किल से खुद को सहारा देकर खड़ा हो गया। दर्शक बेसब्री से मिनकुन को पुकार रहे थे, लेकिन वह अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। सार्थक मन ही मन चिढ़ गया। उस पर भी वही हमला हुआ था, साथ ही उस मोटे आदमी ने उससे लगातार 9 थप्पड़ मारे थे। अब उसके लिए उठना नामुमकिन था। मेजबान स्तब्ध रह गया और उसे प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगा। अगर मिनकुन 3 सांसों के भीतर खड़ा नहीं हो पाता है तो उसकी जीत का सिलसिला खत्म हो जाएगा। 3, 2, 1, गरज। ज्वाला ड्रैगन शहर के ऑक्टोपस राक्षस को बधाई। ये जीत अद्भुत, शानदार है और एक नया सितारा उदय हो रहा है। आपने हमें दिखा दिया है कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली लोग हमेशा मौजूद होते हैं और आपके लिए आसमान ही सीमा है। छप छप, दियू दियू दियू। ऊपर मैदान में चीजों का एक अव्यवस्थित ढेर बिखरा पड़ा था। सार्थक ने एक ब्रा को भी उड़ते हुए देखा। धन, मेरा पैसा। पूरा दर्शक वर्ग विलाप कर रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतने उत्साहित थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे तो सोने की खान मिल गई। मुझे तो सोने की खान मिल गई। मैंने तो बस यूं ही दांव लगा दिया। मैंने तो खूब पैसा कमा लिया। विभिन्न निजी कमरों के अंदर कुछ लोगों को पछतावा हो सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से दिल टूटे हुए नहीं हैं। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं, इस ऑक्टोपस जैसे राक्षस का क्या इतिहास है? आइए छानबीन करके देखें कि यानलॉन कस्बे के इस व्यक्ति की पिछली उपलब्धियां क्या थीं। तरुण रोई, वो सचमुच रोई। मैंने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा। एक व्यक्ति जिसकी पूरी संपत्ति, चाहे वह अपने सारे युद्ध कवच और जादुई कलाकृतियों को भी निकाल ले, करोड़ों में नहीं होती, अचानक $50 मिलियन का हो गया। इसका क्या मतलब है? दुर्भाग्यवश उन्हें 50 मिलियन में से केवल 20% ही मिल सका। सार्थक जब जाने लगे तो उन्होंने 2 उंगलियां उठाईं, जिन पर उन्होंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर यह काफी अर्थपूर्ण लगता है। शायद इसका मतलब था कि उन्हें 20% मिल रहा था। अगर यह सिर्फ 20% भी हो तो भी ये 10 मिलियन मूल्य के मध्यम श्रेणी के मोती होंगे। तरुण दंग रह गया। मैं क्या सोच रहा हूं? 10 मिलियन काफी नहीं है। ये तो 10 मिलियन है। तरुण अभी भी सदमे में था, तभी उसने सार्थक को उठते हुए देखा। उसने दर्शकों की ओर देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा, आज के लिए ये जगह मेरी है। चाहे मेरे बराबर की चुनौतियां हो या मुझसे भी ऊंची, मैं सब स्वीकार करूंगा। फैंगलेई कस्बे के प्रतिभाशाली लोग कोई खास नहीं है। मैं उनमें से 10 को एक हाथ से ही हरा सकता हूं। बकवास। तरुण दंग रह गया। क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो? तब सार्थक ने कहा, मैं खुद पर 500,000 का दांव लगा रहा हूं। क्या कोई और आना चाहता है? अगर कोई नहीं आता तो मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर दोबारा घोषणा करूंगा। अध्याय 573 लड़ते रहो। विंड एंड थंडर एरिना को उड़ा दिया गया। बहुत से लोग इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे लाल हो गए और वे जोर जोर से गालियां बक रहे थे। यानलों कस्बे के कमीने, अगर हिम्मत है तो मत जाओ। यहीं मैदान पर डटे रहो। तुम हरामखोर, तुम ऑक्टोपस राक्षस। तुमने खुद ही ये कहा था, इसलिए अब इससे बचने की कोशिश मत करो। मैं नाम लिखवाऊंगा और उसकी पिटाई करूंगा। चलो साथ चलते हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं पहले से ही अपने चरम पर हूं, जबकि वह अपने आखिरी दौर में है। मैं उसे एक हाथ से ही हरा सकता हूं। भीड़ में सार्थक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि विंड एंड थंडर एरिना में कितने लोग आए थे। कई छात्रों ने अभी अभी अपने आवास की पुष्टि की थी और वे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। असल में ये छात्र केवल वातावरण से परिचित होने आए थे और उन्होंने कभी ऐसी लड़ाई देखने की उम्मीद नहीं की थी। भीड़ में मौजूद कई लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। शांतनु ने कहा, क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल रिंकू, जरूर वही होगा। वह सुनहरा मुट्ठी का निशान, वह जानी पहचानी चुटकी, उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। शाम, जाओ 15 लाख की शर्त लगाओ। दूसरी ओर शीतल ने आह भरते हुए कहा, क्या ये किसी उच्च कोटि के मछुआरे का कौशल है? ये तो इसे एक बार में पकड़ भी नहीं सकते।
श्रेया, बेशक तुम इसे संभाल नहीं सकते। तुम तो थोड़ी सी नरमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमृता ने अचानक कहा, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वह लड़का कुछ कुछ सार्थक जैसा दिखता है? शीतल ने तुरंत इससे इनकार करते हुए कहा, यह असंभव है। मुझे अफवाह मिली है कि सार्थक के दूसरे अनुबंधित आत्मा राक्षस के पंख हैं। ये तो एक ऑक्टोपस राक्षस है, ये सार्थक कैसे हो सकता है? वे दिखने में भी एक जैसे नहीं हैं। अमृता, मैंने सुना है कि भेष बदलने की एक शक्तिशाली कला होती है जो आपको किसी और में बदल सकती है। श्रेया ने सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। वह चीज बेहद कीमती है। इसके अलावा दूसरों को धोखा देने के लिए उसका स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, वरना एक शक्तिशाली व्यक्ति महज एक नजर में ही फर्क बता सकता है। अमृता ने एक पल सोचा, मैं इस ऑक्टोपस जैसे राक्षस पर दांव लगाना चाहती हूँ। फुफ! श्रेया अवाक रह गई। क्या तुम पागल हो? इस ऑक्टोपस जैसे राक्षस को देखो, इसकी तो बुरी तरह पिटाई हो चुकी है। क्या तुमने नहीं सुना कि यह फेंगलेई कस्बे के सभी प्रतिभाशाली लोगों को उकसा रहा था? इसे देखो, यह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, जितनी जल्दी हो सके ठीक होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतने कम समय में इस तरह की लड़ाई से यह कैसे उबर सकता है? शीतल ने आगे कहा, बिल्कुल सही। और हालांकि सार्थक मुक्केबाजी भी करता है, हमने उसे पहले भी देखा है। मुझे लगता है कि उसके एक ही मुक्के से वह आदमी चकनाचूर हो सकता था, तो फिर उसे इस तरह क्यों पीटा गया? वह सार्थक हो ही नहीं सकता। अमृता ने सिर हिलाते हुए कहा, खैर, मुझे बस इतना लगता है कि वह बहुत मजबूत है, और मैं उस पर दांव लगाना चाहती हूँ कि वह पैसे कमाएगा। अमृता और उसके समूह के अलावा फ्लेम ड्रैगन टाउन से अन्य लोग भी आए थे। हालांकि इस समय ये लोग पूरी तरह से अचंभित दिख रहे थे। रुको, ये ऑक्टोपस जैसा राक्षस हमारे यानलॉन कस्बे में कब प्रकट हुआ? और वो भी एक उच्च कोटि का मछुआरा। हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? अरे नहीं, कोई यानलॉन टाउन के किसी व्यक्ति का रूप धारण कर रहा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने देखा कि उनके आसपास का पूरा इलाका अचानक शांत हो गया। वाह! यानलॉन कस्बे का वो छोटा बदमाश सच में दर्शकों के बीच आकर देखने की हिम्मत कर रहा है। भाइयों, उसकी पिटाई करो। आपने गलत समझा है। वह ऑक्टोपस राक्षस हमारे फ्लेम ड्रैगन टाउन से नहीं है। हे, तुम्हारा मतलब है कि विंड एंड थंडर एरेना ने गलती की? इन बच्चों की बकवास मत सुनो, इन्हें पीट दो। डॉट डॉट डॉट। दूसरा मैच उम्मीद से जल्दी हो गया। जैसे ही पुरुष होस्ट को संदेश मिला, उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, प्रिय दर्शकों, रोमांच जारी रहने वाला है। आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कौन आ रहा है। ऑक्टोपस राक्षस की चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पूर्व एंग्लर्स चैंपियन जिन चांगफेंग आ चुके हैं। मेजबान गुस्से से आग बबूला हो गया। धिक्कार है यानलॉन्ग टाउन को, ये तो हद से ज्यादा घमंडी है। तुम जीत गए, तुम जीत गए, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। फेंगलेई टाउन हार बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये तो सरासर उकसावा है। हद हो गई। अगर आज मैंने तुम्हारी जमकर पिटाई नहीं की, तो मैं एक बेकार मेजबान साबित होऊंगा। विंड एंड थंडर एरेना की लॉबी में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। लोग पंजीकरण कराने आए थे और लॉबी खचाखच भरी हुई थी। हालांकि टिकट बदलने वाला काउंटर लगभग खाली था। मुख्य समस्या यह है कि बहुत से लोग मिनकुन के जीतने पर दांव लगाते हैं, जबकि सार्थक पर केवल कुछ ही लोग दांव लगाते हैं। बेशक बड़े दांव लगाने की चाह रखने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में जोखिम उठाने को तैयार होते हैं या उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैसा होता है। इस बार हालांकि फेंगलेई एरेना को 80 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन उसने 80 मिलियन से कहीं अधिक की वसूली की। उसने लगभग 800 मिलियन की वसूली की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोगों ने मिनकुन की जीत पर दांव लगाया था। इस बार जिन चांगफेंग की उपस्थिति ने कई लोगों को चौंका दिया। जिन चांगफेंग के युद्ध कौशल की बात करें तो वे बेहद प्रभावशाली हैं। उन्होंने अपनी क्षमता से परे की चुनौतियों का भी सामना किया है और खुद एक उच्च स्तरीय मछुआरा होने के बावजूद शक्तिशाली शीर्ष स्तर के मछुआरों को हराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार 38 बार जीत हासिल की और अंततः 39वीं बार हार गए। जब जिन चांगफेंग मत्स्य पालन में महारत के शिखर पर पहुंचा, तब तक उसने केवल 3 युद्ध लड़े थे। प्रत्येक युद्ध 3 सांसों तक चला और उसके बाद किसी ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसी क्षण जिन चांगफेंग ने अपनी चाल चली और कई लोग चुपचाप फिर से बैठ गए।
लेकिन इस बार सार्थक की असाधारण ताकत और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फ्लेम ड्रैगन टाउन में इस तरह की प्रतिभा का विकास संभव नहीं था, अखाड़े ने विशेष रूप से किसी को जांच के लिए भेजा। हालांकि दर्शकों की मांग इतनी अधिक थी कि जांच के परिणाम उपलब्ध होने से पहले ही शो शुरू करना पड़ा। संभावनाओं की बात करें तो जिन चांगफेन को 1.5% का भुगतान प्राप्त होगा। सार्थक 8 गुना 1 का भुगतान करता है। अखाड़े ने स्थिति को संतुलित कर दिया, जिससे सार्थक के जीतने की संभावना कम हो गई और जिन चांगफेन के जीतने की संभावना बढ़ गई। अगर सार्थक फिर से जीत भी जाता है तो भी दर्शकों की मौजूदा उग्र प्रतिक्रिया को देखते हुए स्टेडियम को कोई नुकसान नहीं होगा। अखाड़े के अंदर मेजबान ने चिल्लाकर कहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो शिखर पर भी अजय है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 3 शक्तिशाली शत्रुओं को 3 सांसों में परास्त कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी क्षमता से परे की चुनौतियों को पानी पीने और खाना खाने जितना आसान समझता है। ये है जिन चांगफेन। आइए उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। गर्जन, आओ जिन चांगफेन, जिन चांगफेन। चांगफेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिन चांगफेन, इस कमीने को मार डालो। निजी कमरे में तरुण का चेहरा उत्साह से चमक रहा था। इस बार उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने अभी अभी जीती हुई 50 मिलियन की रकम और अपनी आधी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। आधा क्यों? दरअसल उन्हें यकीन नहीं था कि सार्थक वाकई में लगातार जीत हासिल कर पाएगा जैसा कि वह दावा कर रहा था। आखिरकार मौजूदा स्थिति को देखते हुए सार्थक की युद्ध क्षमता में तेजी से गिरावट आई प्रतीत होती है। लेकिन तरुण फिर भी जुआ क्यों खेल रहा था? मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि उसने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है, जिससे उसे एक अवर्णनीय परिचितता का एहसास हो रहा था। विडंबना यह है कि इसी परिचितता की भावना ने उसे इस व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। इसी भावना ने तरुण को आवेग में आकर एक छोटा सा कार्ड निकालने और भीड़ में मौजूद एक अनजान व्यक्ति की ओर फेंकने के लिए प्रेरित किया। तरुण कोई मामूली आदमी नहीं है, उसकी करोड़ों की संपत्ति वास्तव में ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार से आती है। विंड एंड थंडर टाउन में उसके पास लगभग 50 लोगों का एक छोटा समूह है जो उसके लिए गहनों जैसी वस्तुओं का व्यापार करने में माहिर हैं। इसी बीच तरुण ने एक अन्य सहपाठी को फोन करके वान जिन्योजेन से मदद मांगने को कहा। उन्होंने वांजिन शहर में पढ़ाई की और विचारों का आदान प्रदान किया। वे वहां क्यों गए थे? क्योंकि वांजिन शहर अपने नाम के अनुरूप व्यापार का स्वर्ग था। वहां व्यापार करने के अनेक तरीके थे, वे पैसा कमाना सीखने गए थे और वहां उन्होंने अच्छे दोस्तों का एक समूह भी बनाया। 58 मिलियन खर्च करने के बाद तरुण खुद भी हैरान रह गया। मैं इतना साहसी कब हो गया? क्या इतना पैसा खर्च करना मेरी बेवकूफ़ी थी? श्याम और उनकी टीम को पता था कि क्या करना है और वे इस समय इस पर चर्चा कर रहे थे। शांतनु 5 लाख की अधिकतम सीमा के साथ भी वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। अभिनय करने का क्या फायदा? रिंकू, क्या मैं ब्लू सी टाउन के अपने किसी सहपाठी से मदद मांगूं? शांतनु ने पलटवार करते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? हमारे अपने कस्बे में हर कोई या तो हमसे पिट चुका है, या हमसे ठगा जा चुका है, या फिर हमसे दुश्मनी रखता है। भला कौन हमारी मदद करना चाहेगा? श्याम, जी हाँ, अभी जाओ और उन्हें फोन करो और उन्हें पैसे बांट दो। शांतनु, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। श्याम, आप मध्यम श्रेणी के मोतियों की शक्ति को कम आंक रहे हैं। हालांकि हम बहुत धनी प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्लू सी टाउन में सार्थक और शियाओ चांद जैसे कितने लोग हैं। शांतनु, तो आप लोग यहीं रुकिए, मैं किसी को बुला लाता हूँ। जिन चांगफेन बेहद आकर्षक है, उसके लंबे लहराते बाल हैं और उसमें थोड़ी सी शैतानी सी अदा भी है। शांतनु की विशुद्ध सुंदरता के विपरीत शांतनु एक युद्ध आत्मा के स्वामी हैं, जिनमें एक मजबूत मर्दाना आकर्षण है। जिन चांगफेन एक दानव है, एक सैन्य रणनीतिकार है, सफेद वस्त्र पहने हुए है और एक युवा लड़की की तरह दिखती है। जिन चांगफेन ने सार्थक की ओर देखा, जो अभी भी पालथी मारकर बैठा था, और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अगर तुम ठीक भी हो जाओ तो भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। सार्थक ने अपनी आंखें खोली और व्यंग्य से कहा, सुंदर लड़के, तुम तो बड़े घमंडी लगते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं घायल होने की वजह से लड़ नहीं सकता? जिन चांगफेन ने अपने होंठ सिकोड़े और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग जो शारीरिक शक्ति का अभ्यास करते हो, क्या तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों में बाजी पलटना पसंद नहीं है? तुम लोग बड़े दिलचस्प हो, थोड़े भोले भाले भी। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं? सार्थक खड़ा हुआ और जोर से हंसा, मुझे परवाह नहीं कि उसके पास कितने लोग हैं।
आज मैं आपका विनम्र सेवक सबको धूल चटा दूंगा और पवन एवं वज्र अखाड़े पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लूंगा। उस समय श्रोतागण चीख पुकार और गालियों से गूंज रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे कमीने, इतना घमंड क्यों करते हो? 3 सांसों से ज्यादा देर तक तो तुम कूल नहीं रह पाओगे, जानते हो ना। किसी ने मेजबान पर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी करो और शुरू करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तो अभी भी अपने निवेश की वसूली का इंतजार कर रहा हूं। कुछ लोगों ने चुपके से सार्थक को खरीद लिया, ये सोचकर पता नहीं इसे आजमाना अभी भी फायदेमंद होगा या नहीं। मुझे बस उम्मीद है कि यह सार्थक कारगर साबित होगा। आखिरकार अगर यह मिनकुन को हरा सकता है तो शायद ये जिन चांगफेंग को भी मात दे सके। जब जिन चांगफेंग और सार्थक ने अपनी बात समाप्त कर ली तो मेजबान ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अगला मुकाबला। देखते हैं कि फेंगलेई कस्बे के उस सुंदर व्यक्ति की भूत देव श्रृंखला अधिक शक्तिशाली है या फिर उस ऑक्टोपस राक्षस के समुद्र कंपन मुंह के अधिक भयंकर है। मुकाबला शुरू होता है। अध्याय 574 श्रृंखला तूफान। जिन चांगफेंग ने अपना कवच बॉक्स नीचे रख दिया, लेकिन जब कवच बॉक्स हिला तो उसमें से न तो चाकू निकला, न तलवार और न ही ढाल। भीतर से अनगिनत जंजीरें श्याम की लताओं की तरह फैली, जो अंकुरित होकर हर जगह दिखाई देने लगी। जंजीरें बेतहाशा हिल उठीं, कुछ जमीन में धंस गईं, कुछ आसमान में ऊंचाई पर लटक गईं। पलक झपकते ही सार्थक चारों ओर से 360 डिग्री से बिना किसी अंधेरे कोने के इन जंजीरों से पूरी तरह घिर गया। बैंग बैंग, जमीन फट गई और उसमें से भारी संख्या में जंजीरें फूट पड़ीं, जो सीधे सार्थक को निशाना बना रही थीं। पहले मुझसे 100 मुके खा लो। गोल्डन लाइट फिस्ट सील एक ऊर्जा विस्फोट की तरह फूट पड़ी, लेकिन सार्थक के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। क्या ये फॉर्मेशन था? जिन चांगफेंग मुस्कुराया और बोला, ये बेकार है। एक बार जब आप मेरे भूत देवता के घेरे में आ जाते हैं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आप बाहर क्यों निकल सकते हैं। सार्थक की मुट्ठी का निशान दानव संरचना पर पड़ना वास्तव में कारगर साबित हुआ। सार्थक ने इसे महसूस किया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इस संरचना में बल को विक्षेपित करने की क्षमता है। इसलिए जब तक अजेय कला को उसकी वर्तमान सीमा तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक शायद इसे भेदना संभव नहीं होगा। लेकिन सार्थक यहां अजेय कला की असली शक्ति को कैसे प्रकट कर सकता था? सार्थक कई जंजीरों के बीच से फुर्ती से निकल गया। उसकी गति और कुशल बचाव ने कई लोगों को अवाक कर दिया। उनमें सबसे ज्यादा सदमे में अमृता थी, जो शीतल और अन्य लोगों के साथ बैठी थी। अमृता उस हरकत से भलीभांति परिचित थी। सार्थक के अलावा और कौन हो सकता था? वह व्यक्ति निश्चित रूप से सार्थक ही था। उस क्षण अमृता को बहुत पछतावा हुआ। उसने केवल 3000 मध्यम श्रेणी के मोती ही दांव पर लगाए थे। यह उसके लिए पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी। दरअसल द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के मैदानों में वर्षों तक मछली पकड़ने के बाद भी दाव के पास कुल स्पिरिट स्टोन 50,000 से अधिक नहीं थे, जो एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। हालांकि अगर वह स्पष्ट रूप से पहचान पाती कि यह व्यक्ति सार्थक है, तो वह बिना किसी झिझक के अपने पास मौजूद सभी 50,000 मध्यम श्रेणी के मोतियों पर दांव लगा देती। दर्शक दीर्घाव में रिंकू ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए कहा, तो उसके पास तीसरा अनुबंधित आत्मा पशु है। उसके पास तीसरा अनुबंधित आत्मा पशु क्यों है? श्याम, शायद यह कोई विशेष फिजियोथेरेपी है। रिंकू ने आह भरी, मेरे पास ये खास शारीरिक बनावट क्यों नहीं है? और यह ऑक्टोपस भी इतना कमजोर नहीं लगता। अखाड़े में फैटी का प्रेत प्रकट हुआ। उसकी राजसी आंखें और चक्की के पत्थर जैसे चिपकने वाले कपों ने दर्जनों तथाकथित भूत जंजीरों को सीधे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भूत जंजीरों से एक भयानक, विस्मयकारी शक्ति जिन चांगफेंग में संचारित हुई, जिससे उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त परिवर्तन आया। ये कैसे संभव है? भूत देव श्रृंखला की शक्ति को एक अनुबंधित आत्मा पशु द्वारा कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? टकराना। ऑक्टोपस की सूंडें पूरी तरह फैल गईं और राक्षसी जंजीरों को खींचने लगीं। हालांकि एक के बाद एक राक्षसी जंजीरें उस विशालकाय जीव को चारों ओर से जकड़ती गईं, लेकिन जमीन में दरारें पड़ रही थीं और सूंडों को रोकने के बजाय वे सभी भयानक चूषण कपों द्वारा अंदर खींच ली गईं। सार्थक मुस्कुराया और बोला, अरे प्यारे लड़के, क्या मैं तुम्हें घूमना सिखाऊं? बस जैसे ही फैटी की सूंडें हिलने लगी, अनगिनत जंजीरें लिपट गईं और अपनी जगह पर घूमने लगीं। खैर, सार्थक पूरी तरह से इन राक्षसी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जो एक घूमते हुए तूफान की तरह थी, यहां तक कि जिन चांगफेंग के कवच बॉक्स को भी खींच ले जा रही थी। जिन चांगफेंग चौंक गया। आत्मा का विस्फोट।
जंजीरों में एक भयानक आत्मिक आघात फैल गया जिससे वे जोर से बजने लगी। मेजबान चिल्लाया, ये सोल बर्स्ट है। बॉडी रिफाइनिंग वाला कोई भी व्यक्ति इतने भयानक सोल बर्स्ट का सामना नहीं कर सकता। ऑक्टोपस मॉन्स्टर बस, ये कैसे संभव है? जिन चांगफेंग भी दंग रह गया। तूफान की श्रृंखला न केवल रुकी नहीं, बल्कि उसकी गति दोगुनी हो गई और वह लगातार तेज होती जा रही थी। पलक झपकते ही कुछ 100 मीटर के दायरे में एक श्रृंखला तूफान बन गया जो जिन चांगफेंग की ओर बढ़ने लगा। सार्थक अभी भी चेन के बीच में घूम रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये सब फैटी के गुणों की बदौलत है। 9 मृत्यु आत्मा विभाजन अध्याय। इसकी मानसिक ऊर्जा अत्यंत प्रबल है, जो अपने से 10 स्तरों के भीतर किसी भी प्राणी के मानसिक हमलों को सहन करने में सक्षम है। अन्यथा यदि वह भयानक मानसिक आघात इस पर पड़ता तो इसके सातों छिद्रों से रक्तस्राव अपरिहार्य होता। लेकिन अब हम न तो खून बहना रोक सकते हैं, न ही उसकी गति थोड़ी धीमी कर सकते हैं। दिव्य प्रहार। लेकिन अचानक दाव लॉक चेन से ब्लेड जैसी रोशनी की एक घनी श्रृंखला निकली, मानो अनगिनत तेज दाव चेन ब्लेड सार्थक के सोल बीस्ट को जबरदस्ती चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि जिन चांगफेंग एक बार फिर निराशा से भर गया। टेंटिकल्स में फंसी जंजीरें पूरी तरह से स्थिर हो गई थीं। यहां तक कि जब जंजीरें ब्लेड में बदल गईं, तब भी वे उसके आदेशों का पालन नहीं कर रही थीं। दर्शकों में मौजूद कई लोग अचंभित रह गए। जिन चांगफेंग, आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं करने वाले? जिन चांगफेंग, तुम यहां से हट क्यों नहीं जाते? क्या तुम देखना बंद नहीं कर सकते? अरे, तुम मैच जानबूझकर तो नहीं हार रहे हो। जिन चांगफेंग, क्या आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उन्हें हथियार दे रहे हो। पल भर में ही अपशब्दों की बौछार मच गई। कई लोगों ने कहा कि दाव जिन चांगफेंग प्रसिद्धि का भूखा है और मिंग कुन से कहीं अधिक हीन है। मिंग कुन को देखो, उसने सार्थक को बुरी तरह पीटा और वह गंभीर चोटों के साथ गिर पड़ा। और तुमने क्या किया? तुम यहां आए और तुरंत ऑक्टोपस मॉन्स्टर को जंजीरों से घेर लिया। नतीजतन शुरुआत में सार्थक को देखने वाले लोगों के अलावा बाकी लोग तब से नहीं दिखे हैं। जिन चांगफेंग लगातार भाग रहा है और उसके अपने हथियार दूसरों के हथियार बन गए हैं। इस खेल को खेलने का क्या मतलब है? अंत में जिन चांगफेंग ने दांत पीस लिए और उसके पास अपना अंतिम दांव खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बैंग बैंग बैंग, जमीन फिर से फट गई और उसमें से बड़ी संख्या में लताएं निकल आईं। सार्थक दंग रह गया। यह एक कंट्रोलर है। उद्धरण चिन्ह। जब सार्थक को पता चला कि जिन चांगफेंग एक नियंत्रक है, तो उसने सीधे तंबुओं को नियंत्रित किया और एक एक करके भूत जंजीरों को जिन चांगफेंग पर फेंका। जब जिन चांगफेंग ने जंजीरों को वापस आते देखा, तो उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें वापस लेने की कोशिश की। हालांकि उस पर जंजीरों की बारिश होने लगी। उसने महसूस किया कि सार्थक ने किसी तरह दांव से एक और जंजीर निकाल ली थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि दांव ने वह जंजीर कहीं से खींची थी और वह अभी भी अंधेरी दीवार से जुड़ी हुई थी। सार्थक प्रकट हुआ और दर्शक आश्चर्य से दंग रह गए। वह बाहर तो है, लेकिन वह खून से लथपथ क्यों है? अरे नहीं, क्या जिन चांगफेंग का दिव्य प्रहार अभी कारगर साबित हुआ? लेकिन उसके हाथ में क्या है? वह पागल जैसा दिखता है। अरे नहीं, ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली लग रहा है। जिन चांगफेंग, तुम्हें अपने खेल में सुधार करना होगा। जाना। सार्थक के हाथ में जो जंजीर थी, वह उसने सनकेन वेस्टलैंड सिटी की जेल से छीनी थी। पहले तो वह उसे काट नहीं पाया और अंत में उसे जंजीर समेत दीवार से उखाड़ना पड़ा। इस समय 10 मीटर लंबी जंजीर बवंडर की तरह घूम रही थी। सार्थक को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस जंजीर में कितनी भयानक शक्ति निहित थी। पुकारें। जैसे ही सार्थक ने चेन छोड़ी, दीवार से बंधी चेन पलक झपकते ही जिन चांगफेंग के सामने झूल गई। बाद में भूतों और आत्माओं की एक श्रृंखला ने प्रतिरोध करने के प्रयास में विद्रोह कर दिया। परिणामस्वरूप एक जोरदार धमाके के साथ जो ढांचा अभी बना ही नहीं था, वह चकनाचूर हो गया। जिन चांगफेंग के पेट और छाती पर काला पत्थर सीधा धंस गया और वह खून उगलते हुए बाहर गिर पड़ा। जिन लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांव कितना भारी होता है। एक पल जिन चांगफेंग बेहद आकर्षक और सुंदर दिखता था, अगले ही पल वह एक झुके हुए झींगे की तरह हो जाता था, मानो उसकी आंतें चूर चूर हो जाएंगी। जमीन पर सैकड़ों मीटर तक लुढ़कने के बाद जिन चांगफेंग तुरंत बेहोश हो गया। सार्थक ने अपने पैरों के नीचे पड़ी जंजीर को उठाया और जोर से झटका दिया, जिससे जमीन हिल गई और काला पत्थर उसके पैरों पर गिर गया।
सार्थक ने दर्शकों की ओर देखते हुए कहा, एक कवचधारी किसी कवचधारी की तरह व्यवहार नहीं करता, बस दिखावटी चीजें करता है। असीम शक्ति के सामने वे कचरे से कम नहीं हैं। क्या ये तुम्हारे फेंगले शहर का विलक्षण प्रतिभावान है? इस स्तर के कौशल के साथ तुम खुद को अजेय कहते हो। अजेय बकवास है, धिक्कार है। मरे हुए ऑक्टोपस, तुमने क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से कहो। तू कमीना, मैं तुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। जिन चांग फैंग एक कमीना है, वो बिल्कुल बेकार है, मिंग कुन से कहीं ज्यादा घटिया है। क्लैंग। तरुण जमीन पर बैठ गया, स्तब्ध। उसका दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। लगभग 500 मिलियन का राजस्व। उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। कई दर्शक दंग रह गए और कुछ तो ये सोचकर रो भी पड़े, मेरा पैसा। मैं ये क्यों मानूं कि एक आर्मर मास्टर और कंट्रोलर जो अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं करता, एक बॉडी रिफाइनिंग के दीवाने को हरा सकता है। अचानक किसी ने कहा, एक मिनट रुको, ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर, क्या ये सचमुच एक उच्च स्तरीय मछुआरा हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दांव पीते हुए किसी ने कहा, मुझे संदेह है। कुछ लोग अवाक रह गए। तुम किस बात पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? क्या तुम एक उच्च स्तरीय मछुआरे और एक आम आदमी के बीच फर्क भी नहीं कर सकते? इस विवाद ने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया। पैसा गायब हो गया, वह कहाँ गया? फेंगले अखाड़े में भी तुरंत हलचल मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, आखिर इसे अंदर किसने आने दिया? पूरे यानलॉन कस्बे में इसके जैसा कोई नहीं है। इसे निलंबित कीजिए महोदय, इसे अभी के अभी निलंबित कीजिए। एक घनी दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी कर्मचारियों के एक समूह पर उंगली उठाकर चिल्ला रहा था। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो दोनों मैचों में कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा मुनाफा भी हुआ, लेकिन अरेना को दूसरे मैच पर लगभग 600 मिलियन युआन खर्च करने पड़े। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर सार्थक के जीतने की संभावना फिर से इतनी अधिक हो जाती है, तो फेंगले अखाड़े को पूरी तरह से हराने के लिए शायद सिर्फ एक बार, बस एक बार ही काफी होगा। एक कर्मचारी दाव ने पूछा, लेकिन यह ऑक्टोपस मॉन्स्टर घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल फिश से लड़ने जा रहा है, क्या इसे भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए? बिल्कुल बकवास। नहीं, एक मिनट रुकिए। वह किससे लड़ने जा रहा है? कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। दाव, जब वह अपने प्रतिद्वंदी का चयन कर रहा था, तो उसने भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को चुना। दाढ़ी वाले आदमी ने खाली निगाहों से घूरते हुए पूछा, आपका मतलब उस भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ से है जिसे हमने 8 साल से अखाड़े के बिल्कुल नीचे दफना रखा है? कर्मचारी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ बॉस, क्या हमें इसे अभी भी प्रतिबंधित करना चाहिए? दाढ़ी वाले आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, एक मिनट रुको। गरजते हुए धुएं को छोड़ दो। अध्याय 575 भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ। शांतनु 80 से अधिक युवतियों का नेतृत्व करते हुए वापस लौटा। औरा ने फेंगले अखाड़े की ओर धावा बोल दिया। ये सब लड़कियां ही क्यों हैं? क्योंकि शांतनु की किस्मत मर्दों के मामले में बेहद खराब है, लेकिन स्त्रियों के मामले में कमाल की है। लड़कियों के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं खेलता, और यहाँ तक कि लड़के भी उसे नजरअंदाज करते हैं। और सच तो यह है कि उनके आने से पहले ही शांतनु ने सबको पैसे दे दिए थे। उन्होंने दाव को यह भी निर्देश दिया, जब तुम वहां पहुंचो तो कुछ मत पूछना, कुछ मत बोलना, बस ऑक्टोपस मॉन्स्टर नाम के एक व्यक्ति पर दांव लगाना। उस पर दांव लगाओ और तुम्हारी जीत पक्की है। फिर सभी को मुनाफे का 20% हिस्सा मिलेगा। शांतनु और उसके साथियों के अंदर प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने आकाश में बिजली चमकती देखी, और सफेद घूमता हुआ धुआं आकाश में उठा और चक्कर लगाने लगा। भाइयों, यह क्या है? शांतनु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन लोग हर दिशा से फेंगले अखाड़े की ओर उमड़ रहे थे। बस इसी से शांतनु समझ गया कि अखाड़े में कुछ भयानक घटना घटी है। शांतनु दाव, सभी लोग तितर बितर हो जाएं। अपने दांव लगाना न भूलें। आपके पास जो भी पैसा है, दांव पर लगा दें, इससे आपको निश्चित रूप से पैसा मिलेगा। बस इतना ही था। शांतनु झटपट भीड़ में कूद गया। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, रास्ता दो, जल्दी रास्ता दो। तुम धक्का क्यों दे रहे हो? भीड़ ने तो मुझे लगभग हवा में उछाल ही दिया था। आज फेंगले अखाड़े में कौन सी बड़ी घटना घटी? कौन किससे लड़ रहा है? लेई यान को रिहा क्यों किया गया? किसे याद है कि आखिरी बार गरज के साथ धुआं कब छोड़ा गया था? 3 साल पहले। किसी ने दाव पर चिल्लाते हुए कहा, कौन किससे लड़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आगे बढ़ो।
शांतनु हक्का बक्का रह गया। वह तो बस थोड़ी देर के लिए ही बाहर गया था, आखिर हो क्या रहा था? इतनी भीड़ कैसे हो गई? बाहरी दुनिया। बहुत से लोग फेंगलेई एरिना पर नजर रख रहे हैं। कुछ लोग अवाक रह गए। हाँ, मूर्खों का झुंड। उन्होंने सोचा होगा कि एरिना कुछ समय के लिए उपयोग करने योग्य नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित कर दी। किसी ने आवाज लगाई, ओल्ड वन, क्या आप एरिना देखना चाहेंगे? नहीं। एक बार जब गरज के साथ निकलने वाला धुआं बाहर आ जाता है तो कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। हम अंदर कुचल कर मर सकते हैं। फेंगलेई एरिना और विभिन्न कॉलेजों से मिली खबरों के अनुसार यानलोंग टाउन ने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खिलाड़ी को जन्म दिया है, जिसने मिन कुन की 137 मैचों की जीत की लय को तोड़ दिया और प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिन चानफेन को हराया। एक छात्र ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, खैर, हमें थोड़ी देर में खबर मिल जाएगी। धुएं का पर्दा हटने के बाद से हम एरिना में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ये बहुत भीड़भाड़ वाला है। एक शिक्षिका ने चिल्लाकर कहा, लड़कियों, चुपचाप स्कूल में रहो और बाहर मत जाओ। उनके अनुभव के आधार पर फेंगलेई अखाड़ा अब तक खचाखच भरा होना चाहिए था। भीड़ में फंसी लड़कियां छेड़छाड़ का शिकार होने के लिए बेहद असुरक्षित होती हैं। शांतनु की बात करें तो उसे सिर्फ लोगों को यहां लाने की चिंता है। उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसने किसके साथ छेड़छाड़ की। जैसा कि उम्मीद थी, स्टेडियम की लॉबी, गलियारे और सामान्य क्षेत्र पहले से ही लोगों से खचाखच भरे हुए थे। ब्लू सी टाउन की लड़कियां चतुर थीं। उनमें से एक समूह ने सबसे ऊपरी मंजिल पर कई निजी कमरे बुक कर लिए और सौभाग्य से भीड़ में फंसने से बच गईं। किसी ने पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या अखाड़े में वह आदमी ऑक्टोपस मॉन्स्टर है? ऐसा लगता तो है, लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। शांतनु ने उस व्यक्ति पर जीतने के लिए दांव क्यों लगाया? कुछ लोग शर्त लगाते हैं वह व्यक्ति शांतनु और बाकी 4 लोगों को जरूर जानता होगा, वरना वे हमें 500,000 मध्यम श्रेणी के मोती क्यों देते? हे भगवान, क्या ठग अकादमी के सभी लोग इतने अमीर हैं? कुछ लोग अवाक रह गए। भले ही फिश ड्रैगन गैंग उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इतना पैसा कैसे कमा लिया? तरह तरह की चर्चाओं और शोरगुल से फेंगलेई अखाड़ा लगभग पूरी तरह भर गया था। होस्ट ने चिल्लाकर कहा, दर्शकों ध्यान दें, दर्शकों ध्यान दें। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज कोई भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को चुनौती देगा। जी हाँ, वही खौफनाक जीव जो फेंगलेई अखाड़े के नीचे कैद था। 8 साल बीत गए और किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज वह व्यक्ति प्रकट हुआ है और वह है ऑक्टोपस मॉन्स्टर। क्या? कौन सा भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ? अरे बाप रे, ये वो चीज तो नहीं है ना? हे भगवान, क्या यह आदमी पागल है? क्या इसे मरने की इच्छा है? किसी ने दाव से पूछा, भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ क्या होता है? कुछ लोगों ने आह भरते हुए कहा, ये फेंगलेई अखाड़े का खूंखार राक्षस था। इसकी शुरुआत 8 साल पहले हुई थी, जब फेंगलेई अखाड़े के मालिक ने एक अज्ञात समुद्र में एक जीव को पकड़ लिया था। कहा जाता है कि उसकी आंखें लोगों को पत्थर बना सकती हैं। किसी ने बीच में टोकते हुए कहा, बात यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल इतना शक्तिशाली है कि सस्पेंडेड एंगलर भी उसकी एक पूंछ की ताकत का सामना नहीं कर सकता। किसी ने आगे कहा, इसके अलावा ऐसी अफवाहें हैं कि घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल काले क्रिस्टल कवच जैसी दिखने वाली पपड़ियों से ढका हुआ है। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण भी उन्हें भेद नहीं सकते और उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण भी इसके मुख्य शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत से लोग घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल के बारे में शेखी बघार रहे हैं और फिर वे दूसरों के सामने भी अपनी बड़ाई करने लगते हैं। एक पल के लिए सभी लोग एक साथ बोलने लगे और घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल को अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी चीज के रूप में वर्णित करने लगे। सार्थक गंभीर चोट का नाटक करते हुए पलथी मारकर बैठा आराम कर रहा था। अचानक उसने मुंह भरकर खून थूक दिया, जिससे नए आए लोगों में काफी हलचल मच गई। एक व्यक्ति अवाक रह गया, यह आदमी घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल से लड़ना चाहता है। क्या वह सच में इसके काबिल है? किसी ने टिप्पणी की, इस आदमी ने मिन कुन और जिन चानफेंग को लगातार हराया है। मैं मानता हूं कि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को नहीं हरा सकता, है ना? किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, जीतना नामुमकिन है। मिन कुन और जिन चानफेंग जैसे विशालकाय मगरमच्छ को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा?
उसकी पूंछ का एक ही वार पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता है और चट्टानों को चीर सकता है, भला कौन उसका सामना कर पाएगा। इस विशाल अखाड़े के अंदर साधारण पोशाक पहने लोगों का एक समूह था, जिनमें से कुछ अपने दोस्तों के साथ आए थे। हालांकि ये समूह घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल की शक्ति का जोरदार प्रचार कर रहा है और सार्थक की वर्तमान युद्ध क्षमता को काफी हद तक कम करके आंक रहा है। निजी कमरे में तरुण बुदबुदाया, मैंने इस बार काफी मेहनत कर ली है। मुझे मुनाफे का वो 2% हिस्सा मिलना चाहिए, किसी और के पास वो क्षमता नहीं है। लेकिन आपको जीतना होगा, अगर आप हार गए तो। तरुण ने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। अगर सार्थक हार गया तो वह पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। उसे डर था कि सार्थक इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगा और फेंगलेई शहर छोड़कर चला जाएगा। मैदान पर सार्थक अपनी इंद्रियों को महसूस कर रहा है। उसकी इंद्रियों का ध्यान सभी दिशाओं में नहीं बल्कि जमीन के नीचे की ओर है। हालांकि उसे निराशा हुई क्योंकि वह मोहर के केवल एक हिस्से को ही महसूस कर पा रहा था, उसके अंदर के हिस्से को नहीं। उसका मूल इरादा बड़ी संख्या में लोगों को उसे चुनौती देने के लिए उकसाना और फिर उनसे सारा पैसा हड़प लेना था। लेकिन किसे पता था कि उसकी इस घायल अवस्था में भी कोई सामने नहीं आया, जो इन लोगों की कायरता को दर्शाता है। सार्थक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दाव वहां मौजूद है। ऐसा नहीं था कि कोई आया ही नहीं, बल्कि अखाड़े ने सार्थक को चुनौती देने से पूरी तरह मना कर दिया था। अखाड़े ने उसे बाहर निकालने की योजना पहले ही बना ली थी। लेकिन दाव ने अपना निशाना चुनते समय मूर्खतापूर्वक भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को चुन लिया। सार्थक मन ही मन फैटी से बात कर रहा था, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को हरा सकते हो? ओम। सार्थक की बात सुनकर फैटी ने बस घुरघुराहट की आवाज निकाली। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उससे बातचीत करने का इरादा नहीं रखता था। सार्थक अवाक रह गया। ये तो बिल्कुल ही निकम्मा और निकम्मा वश में किया गया आत्मा प्राणी था। अगर इसका कोई और मालिक होता तो वह इसे जरूर बुरी तरह पीटता। दरअसल सार्थक द्वारा घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल को चुनने का मुख्य कारण ये था कि उसने फैटी को खेल में शामिल करने का फैसला किया था। हालांकि फैटी अलग थलग रहती है, लेकिन वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अनुबंधित आत्मा प्राणी है। हालांकि उसमें श्रिम्प राइज टू हेवन जैसी बहुमुखी प्रतिभा और गोल्ड जैसी गति का अभाव है। हालांकि फैटी में अपार शक्ति है जो 10वें स्तर तक के मानसिक हमलों को बेअसर कर देती है। इसके अलावा इसका चूषण प्याला दुश्मन की आध्यात्मिक ऊर्जा, सार, रक्त आदि को अवशोषित कर सकता है। इसी वजह से सार्थक भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ से नहीं डरता था। हालांकि भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ में लोगों को पत्थर में बदलने की क्षमता प्रतीत होती है। इससे सार्थक को गंभीरता से विचार करना पड़ता है, क्या उसका आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शरीर इसे सहन कर पाएगा? क्या उसका उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण इसे रोक पाएगा? क्या उसकी जल नियंत्रण तकनीक इसे रोक पाएगी? अगर सब कुछ विफल हो जाए तो क्या वह खुद को बचाने के लिए किसी ढाल का उपयोग नहीं कर सकता? अगर सारे उपाय विफल हो जाएं, तो सार्थक फैटी को अपनी रक्षा के लिए तैयार कर लेगा। आखिर वह आदमी मौत से नहीं डरता। भले ही लोगों को पत्थर में बदलने की वह विचित्र शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह फैटी को भी पत्थर बना सकती है? ये सब बकवास है। फैटी की मानसिक शक्ति बेमिसाल है, उसने 9 जन्म लिए हैं। जब तक वो चीज जलमग्न मछुआरे के स्तर तक नहीं पहुंच गई है, तब तक एक चरम निलंबित मछुआरा भी उसे नहीं मार सकता। आखिरकार 90% बल को अवशोषित करने की क्षमता कोई मजाक नहीं है। यह असाधारण गुण कोई मजाक नहीं है। डुआंग डुआंग। अखाड़े के अंदर एक लंबे समय से बंद पड़ा दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा आधा खोला गया, जमीन हिलने लगी। क्लिक क्लिक क्लिक। जब विशाल पत्थर का द्वार खोला गया तो लगभग 50 मीटर आकार का एक प्रागैतिहासिक मगरमच्छ सबके सामने प्रकट हुआ। इस आदमी को देखकर सार्थक भी खुद को खड़ा होने से नहीं रोक सका। इस समय भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की आंखें काले पर्दे से ढकी हुई थीं। उसके सारे दांत दिखाई दे रहे थे, जिनकी संख्या दर्जनों में थी। विशेष रूप से दोनों तरफ के 2 दांत, जिनमें से प्रत्येक कई मीटर लंबा था। घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल के अंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई मीटर लंबे पंजे होते हैं। जब यह जमीन पर दबाव डालता है तो यह एक पदचिह्न छोड़ देता है। फुफकार। सभी दर्शक दंग रह गए। ये चीज तो बिल्कुल भयानक दिखती है। सार्थक इसके सामने चींटी जैसा दिखता है, भला कोई इससे लड़ कैसे सकता है? एक व्यक्ति अवाक रह गया और बोला, हम आखिर किस लिए लड़ रहे हैं?
तरुण लगभग सिर के बल निजी कमरे में गिर पड़ा। तुमने इस प्रतिद्वंदी को कैसे चुना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चुनने की? सैकड़ों लोग अखाड़े के चारों ओर एक सरणी स्थापित कर रहे थे और जल्द ही एक प्रकाश स्क्रीन ने इसे घेर लिया। इसी बीच मेज के पीछे छिपे मेजबान ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान! भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ का प्रकट होना। क्या आपके रोंगटे खड़े हो गए? कृपया एक पल रुकिए, हमारे कर्मचारी आकस्मिक चोटों से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। सार्थक की आंखों में डिजिटल डिस्प्ले दिखाई दिया। अध्याय 576 शर्त। सार्थक की नजरों में आंकड़े सामने आने लगे। नाम भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ। परिचय एक प्राचीन आदिम प्रजाति, अपार शक्ति से परिपूर्ण, उग्र स्वभाव वाली और एकांतप्रिय प्राणी। इसकी आंखें इतनी भयानक हैं कि ये 10वें स्तर से नीचे के किसी भी प्राणी को पल भर में पत्थर बना सकती हैं। क्रोध में आकर यह निर्वाण आंधी छोड़ती है जो किसी व्यक्ति की त्वचा और हड्डियों को चीर सकती है। रैंक 49, गुणवत्ता किंवदंती, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 7705 अंक। उपभोग के प्रभाव लंबे समय तक सेवन करने से शरीर मजबूत होता है। संग्रहणीय पेट्रीफाइड आई, अवशोषक। नोट वर्तमान शक्ति कम से कम 5 मिलियन जिन, वयस्कता और असाधारण बुद्धि है। जब सार्थक ने आंकड़े देखे तो वह चौंक गया। हे भगवान, इस कमीने एरिना ने क्या सच में मुझे बेवकूफ बना दिया? चयन के समय इस वस्तु को स्पष्ट रूप से 47वें स्तर के विचित्र प्राणी के रूप में चिन्हित किया गया था। हे भगवान, अब आप मुझसे लेवल 49 के पौराणिक जीवों के बारे में बात कर रहे हैं। लड़ने का क्या फायदा? फैटी का लेवल सिर्फ 38 है। चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वो 49 लेवल के किसी पौराणिक जीव का सामना कर पाएगी? वो उससे पूरे 11 लेवल ऊपर है, जो फैटी की अधिकतम सहन शक्ति से कहीं ज्यादा है। और तो और, आखिर वो 50 लाख जिन की शक्ति क्या है? अगर उस शक्ति का 10वां हिस्सा भी आप पर गिरे तो वो 5 लाख जिन होगा, लेकिन अगर आप फैटी के साथ मिल भी जाएं, तो भी आप उस शक्ति का केवल आधा हिस्सा ही रोक पाएंगे। अगर आप इसे थप्पड़ मारेंगे तो क्या आप पैनकेक नहीं बन जाएंगे? सार्थक ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। जरा सोचिए, अगर 2500 टन का बल आप पर गिर पड़े तो कैसा लगेगा? शायद इससे इंसान चूर चूर हो जाएगा। अगर मैं वांग बा जुबान मंत्र का जाप भी करूं और निस्वार्थ मुट्ठी का चिन्ह भी बनाऊं, तो भी बिना किसी अतिशयोक्ति के मछली का कुल वजन निश्चित रूप से 1 मिलियन किलो तक नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार जब सार्थक अपने चरम रूप में सस्पेंडेड एंगलर से लड़ रहा था, तब भी वह चरम सस्पेंडेड एंगलर के साथ मुक्केबाजी करने में सक्षम था। लेवल 49 पर पीक सस्पेंडेड एंगलर इसके सामने कुछ भी नहीं है। सार्थक का अनुमान है कि यह घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल अपनी एक ही पूंछ के वार से 5 पीक सस्पेंडेड एंगलर्स को खत्म कर सकता है। मेजबान ने जोश से चिल्लाते हुए कहा, देखा, यह है घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल, एक लेवल 47 का अजीब प्राणी जिसकी शक्ति बेहद भयानक है। यहां तक कि पीक सस्पेंडेड एंगलर भी मुश्किल से इसके बराबर ही टिक पाता है। लेकिन हमारा ऑक्टोपस मॉन्स्टर आज घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल को एक हाई लेवल एंगलर की ताकत से चुनौती देने जा रहा है। उसका हौसला सराहनीय है। मैं इस चुनौती के लिए जीत की संभावनाएं घोषित करता हूं। घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल 1 से 1 का अनुपात, ऑक्टोपस मॉन्स्टर 5 से 1। हालांकि मेजबान के बोलते ही किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 1 से 5 तक तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेजबान को सूचना मिली कि उनके द्वारा संभावनाओं की घोषणा करने से पहले ही किसी ने ऑक्टोपस मॉन्स्टर पर लगभग 600 मिलियन का दांव लगा दिया था। स्पष्ट रूप से कोई जानबूझकर ऑक्टोपस मॉन्स्टर पर दांव लगा रहा है, जो दर्शाता है कि उन्हें इससे बहुत उम्मीदें हैं। इस बिंदु पर वे स्वाभाविक रूप से घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल की संभावनाओं को कम कर देंगे और ऑक्टोपस मॉन्स्टर की संभावनाओं को भी कम कर देंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, किसी ने उस पर कुछ फेंक दिया। इनमें से अधिकांश टिप्पणियां उस दिशा से आईं जहां तरुण स्थित था। यह प्रतियोगिता अनुचित है, हम विरोध करते हैं। यह 1 से 5 का अनुपात क्यों है? ये कम से कम 1 से 10 का अनुपात होना चाहिए। हाँ, मूल कीमत से 10 गुना अधिक। धिक्कार है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर के जीतने की कोई संभावना है? मेजबान अविचलित प्रतीत हुआ और उसने दाव से कहा, कृपया फैंगलेई अखाड़े पर भरोसा रखें। हम इस चुनौती का सामना निष्पक्षता, न्यायसंगतता और कठोरता के साथ कर रहे हैं। हमारे पास कई विशेषज्ञ विश्लेषक हैं जिन्होंने ऑक्टोपस मॉन्स्टर की शक्ति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है और पाया है कि जब वह अपनी चरम सीमा पर होता है, तो वह सस्पेंडेड एंगलर के स्तर तक भी पहुंच सकता है।
इसलिए हमारी जीत की संभावना बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। रचित की आंखें ठंडी पड़ गईं जब उसने पीछे मुड़कर देखा। वह वेटर को मारने और फिर उसका रूप धारण करके अखाड़े में घुसपैठ करने और मेजबान को खत्म करने के बारे में सोच रही थी। श्याम ने भौहें चढ़ा ली और सोचने लगा कि इस चुनौती को कैसे रोका जाए। रिनको कांपते हुए बोली, इसे कौन रोक सकता है? मुझे विश्वास है कि सार्थक शक्तिशाली है, लेकिन समस्या यह है कि यह भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ सैद्धांतिक सीमा से परे है ना? एक पल इंतजार करें। एरेना से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। सार्थक ने मेजबान की ओर एक उंगली से इशारा किया, उसका चेहरा उग्र और धमकी भरा लग रहा था। मेजबान दाओ, ऑक्टोपस मॉन्स्टर, तुम्हारा क्या कहना है? मैच शुरू होने वाला है। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। सार्थक ने दाव पर दहाड़ते हुए कहा, मुझे शक है कि फेंगलेई अखाड़ा धोखा दे रहा है। ये भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ निश्चित रूप से कोई विचित्र प्राणी नहीं, बल्कि एक पौराणिक प्राणी है। साथ ही मुझे लगता है कि यह भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ न केवल 47वें स्तर का है, बल्कि 49वें स्तर का है। दर्शक दीर्घा में भारी आक्रोश फैल गया और उसके बाद जमकर बहस छिड़ गई। मेजबान शियाओदाओ ने कहा, ऑक्टोपस मॉन्स्टर, फेंगलेई एरेना हमेशा से निष्पक्ष और न्यायसंगत रहा है। इस भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की पुष्टि कई जलमग्न मछुआरे स्तर के शक्तिशाली खिलाड़ियों ने की है। ये वास्तव में एक विलक्षण प्राणी है और यह वास्तव में 47वें स्तर का प्राणी है। यदि आप जाना चाहते हैं तो कृपया फेंगलेई एरेना पर झूठे आरोप लगाने के लिए ऐसे बहाने का इस्तेमाल न करें। मेजबान ने ताना मारते हुए कहा, फेंगलेई अखाड़े में इस अमर नृत्य की शुरुआत तो तुमने ही की थी। चलो अब कौन किससे डरता है? केवल सार्थक दाव की बात सुनो फेंगलेई अखाड़ा, चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या होगा अगर यह भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ 47वें स्तर का प्राणी न हो? मेजबान के बोलने ही वाले थे कि दाढ़ीधारी दाव ने कहा, देवियों और सज्जनों, मेरी बात सुनिए। मैं फेंगलेई अखाड़े का प्रभारी हूं और इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ वास्तव में 47वें स्तर का एक विचित्र प्राणी है। सार्थक ने व्यंग्य करते हुए कहा, बातें करना आसान है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? दाढ़ी वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं फेंगलेई अखाड़ा निर्मल हूं और स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का साहस रखता हूं। हालांकि ऑक्टोपस मॉन्स्टर का मेरे साथ फेंगलेई अखाड़े के साथ शर्त लगाना एक सदी में पहली बार है। क्या आपके पास उस शर्त के लिए पैसे हैं? आपको शायद कम से कम 100 मिलियन तैयार करने होंगे। सार्थक मुस्कुराया, ये नौजवान मालिक आपसे 500 मिलियन की शर्त लगा रहा है। क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। मुश्किल। क्या वाकई घोस्ट आए जायंट क्रोकोडाइल में कुछ गड़बड़ है? हालांकि दाढ़ी वाले आदमी ने यह नहीं सोचा, अगर सार्थक इतना अमीर है तो क्या उसे अमर बनने का नाटक करने के लिए यहां आने की जरूरत है? इसलिए दाव ने तुरंत पूछा, ऑक्टोपस मॉन्स्टर, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सार्थक, अगर मैं पैसे लगाता हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि फेंगलेई एरेना शर्त स्वीकार कर लेगा? आज यहां लाखों लोग मौजूद हैं। बोलने से पहले सोचो। दाढ़ी वाला आदमी कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। चिंता मत करो, उसके साथ शर्त लगाओ। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चूंकि ऑक्टोपस मॉन्स्टर जुआ खेलना चाहता है, तो जब तक आप दांव लगा सकते हैं, फेंगलेई एरेना इस बड़े दांव को स्वीकार कर लेगा। सार्थक अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं और उसने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। दाढ़ी वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ ऑक्टोपस मॉन्स्टर? क्या तुम कंगाल हो गए हो? दर्शकों में मौजूद कई लोग इस अविश्वसनीय जोखिम को देखकर स्तब्ध रह गए थे, लेकिन अब जब फेंगलेई एरेना ने अपना बयान दे दिया था, तो सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए। सबकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि सार्थक एक धोखेबाज है और वह सिर्फ लड़ाई से बचना चाहता है। लेकिन असल में सार्थक को एक टेलीपैथिक संदेश मिला। यह संदेश किसी और से नहीं था, न ही यह सीधे उसके दिमाग में आया, यह उसके दिल की गहराई से आया था। ये भूत आंख वाले विशाल मगरमच्छ से था और दाव किसी तरह इसे प्रसारित करने में कामयाब रहा। भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ, मनुष्य, मैं अपनी पदवी और वंश को छुपा सकता हूं। जब तक मैं न चाहूं, वे इनका पता नहीं लगा सकते। इसलिए तुम्हारी हार निश्चित है। लेकिन अगर तुम शर्त की शर्तों को बदलकर मुझे बचाने का वादा कर दो, तो सब कुछ बातचीत से तय हो सकता है।
कुछ मत बोलो, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपने शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर लो और मैं तुम्हें सुन लूंगा। सार्थक तुरंत चौंक गया। हे भगवान, क्या अब कोई जीवित प्राणी बोल सकता है? यह विशालकाय व्यक्ति इतना चतुर कैसे हो सकता है? सार्थक ने घोस्ट आए जायंट क्रोकोडाइल के निर्देशों का पालन करते हुए दाव को जवाब दिया। ये भी ठीक है, लेकिन बाद में क्या आप ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि मैंने आपको हरा दिया? भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ, अगर तुम मुझे यहां से निकाल सकते हो तो मैं निकल जाऊंगा। सार्थक ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। वैसे भी क्योंकि हमारी श्रेणी इतनी अलग है, तुम मेरे साथ किसी भी तरह का स्पिरिट बीस्ट अनुबंध नहीं कर सकते। और एक बार हम बाहर निकल गए तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अगर तुम एक जलमग्न मछुआरा भी ले आओ तो भी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बड़ा आदमी तो काफी आत्मविश्वासी है। सार्थक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को 8 साल से नहीं देखा गया है। कौन जाने अगला चुनौती देने वाला कब आएगा। इसलिए इस बार इस तरह के सनकी व्यक्ति के लिए इसे चुनौती देना आसान नहीं है और इसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। फिर अगले ही पल सार्थक ने दाढ़ी वाले दाव की ओर देखा और कहा, मैं शर्त तो लगाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे फैंगलेई अखाड़े का पैसा नहीं चाहिए। मुझे तो बस। सार्थक ने भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की ओर इशारा करते हुए आत्मविश्वास से कहा, दाव। उद्धरण चिन्ह। दाढ़ी वाले आदमी ने ताना मारते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो पैसे दे दो, वरना मैं शर्त की पुष्टि कैसे कर सकता हूं? सार्थक, अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो क्या शर्त का निपटारा हो जाएगा? एक निजी कमरे में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ का फिर से निरीक्षण किया। ये 7वीं बार था जब उसने ऐसा किया था। उसे पूरा यकीन था कि भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ में कोई खराबी नहीं है। तुरंत ही उस व्यक्ति ने अपनी आवाज में कहा, उससे सहमत हो जाओ। दाढ़ी वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सहमत होने में क्या हर्ज है? हालांकि इसके तुरंत बाद सार्थक के हाथ के इशारे से कुछ ऐसा हुआ जिसने मेजबान और दाढ़ी वाले व्यक्ति को चौंका दिया। सार्थक ने दर्शकों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं फैंगलेई एरिना के साथ शर्त लगा रहा हूं। अगर यह भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ सिर्फ 47वें स्तर का अजीब प्राणी निकला तो मैं उसे तुरंत 500 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोती दे दूंगा। लेकिन अगर फैंगलेई एरिना हार जाता है तो ये भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ मेरा होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अखाड़े पर बक्सों का एक पहाड़ प्रकट हुआ जो चमकदार मध्यम श्रेणी के मोतियों से भरे हुए थे। सार्थक ने व्यंग्य करते हुए कहा, इस नौजवान के पास तो खूब पैसा है। क्या उसे सच में लगता है कि मैं खेलने से डरता हूं? अध्याय 577 जीवन एक नाटक की तरह है जो अभिनय कौशल पर आधारित है। जब सार्थक ने 500 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोती निकाले तो पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। फुफकार, खटखटाहट। हे भगवान, ये ऑक्टोपस राक्षस इतना अमीर है। हे भगवान, ये आदमी कितना अमीर है। तुम पहले से ही इतने अमीर हो और यहाँ एरिना से लड़ने आए हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तरुण जमीन पर बैठा था, मानो उसके दिमाग में हजारों लोहे के सिर वाली मछलियां एक साथ दौड़ रही हों। ये कमीना इतना अमीर कैसे हो गया? 500 मिलियन की शर्त। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उलटपुलट हो गई हो। वह अब भी घबराकर 500 मिलियन से भी कम मध्यम श्रेणी के मोतियों पर दांव लगा रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और इस आदमी ने बड़ी आसानी से शर्त के लिए 500 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोती निकाल लिए। ये व्यक्ति इतना अमीर कैसे हो सकता है? इस समय तरुण ने ये याद करने की पूरी कोशिश की कि वह इस व्यक्ति से पहले कहाँ मिला था। उसे पूरा यकीन था कि उसने इस काओदाकियू को पहले जरूर देखा था। अरे नहीं, काओदाकियू तो उसका उपनाम था, वह तो सिर्फ दाओ काओकियुकियू को ही जानता था। लेकिन काओकियुकियू हजार तारा नगरी के महान कुलों का सदस्य है, एक उच्च और शक्तिशाली प्राणी है, इसलिए जाहिर है कि वह यहाँ नहीं होगा। इसके अलावा काओकियुकियू को तो लड़ना आता ही नहीं लगता है ना। जल्द ही किसी ने सार्थक के 500 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोतियों को आयोजन स्थल की बाहरी परिधि में खींच लिया और उनकी सुरक्षा के लिए एक टीम भेज दी। निजी कमरे के अंदर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे पूरा यकीन था कि उसने शर्त जीत ली है और लड़ाई जारी रहनी थी। लेकिन तभी दाढ़ी वाले दाव ने कहा, ऑक्टोपस मॉन्स्टर, शर्त लग चुकी है। अब यह साबित करना तुम्हारा काम है कि यह भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ 47वें स्तर का कोई अजीब प्राणी नहीं है।
बेशक तुम यानलोंग टाउन में अपने शिक्षकों से भी मदद मांग सकते हो। वह यानलोंग टाउन का रहने वाला नहीं है। अचानक भीड़ में से एक पी केंगल चिल्लाया। सार्थक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह शिवनान था, वही आदमी जिसे उसने अभी अभी हराया था। लेकिन सार्थक को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरा भेद खुल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अमर तो काफी समय से यहाँ है, अब तक तो उसका पता चल ही गया होगा। अब तो पता चल ही गया है, तो चाहे मैं इसे छुपाने की कोशिश करूं या न करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सार्थक दिल खोलकर हंसा, अगर मुझमें कोई हुनर ना होता तो क्या मैं तुमसे ये शर्त लगाता। तुम सब बस देखते रहो और मेरी अजय सुनहरी रोशनी, अष्टत्रिकोण की दिव्य शक्ति, सत्य की प्रज्वलित आंखों के साक्षी बनो। पफ। उस समय कई लोग अवाक रह गए। तुम पहले से ही ऐसे हो, फिर भी तुम किस बात पर बेशर्मी दिखा रहे हो। दर्शकों में से किसी ने दांव पर चिल्लाते हुए कहा, तुम किस बात का घमंड कर रहे हो। अगर तुम इतने काबिल हो तो हमें दिखाओ कि तुम में क्या खास बात है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो कोशिश करके देखिए। हम ये शर्त स्वीकार करते हैं। किसी ने चिल्लाकर कहा, चलो चलो कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करो। भीड़ में रिंकू, क्या वह पागल है। फेंगले अखाड़े में कुछ विशेषज्ञ तो होंगे ही, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्याम, मैं दाव को नहीं जानता, देखते हैं। भीड़ में धंसा हुआ शांतनु सार्थक की हरकतों को देखकर दंग रह गया। हठधर्मिता के मामले में सार्थक का कोई मुकाबला नहीं। ब्लू सी टाउन में मौजूद लगभग 80 युवतियां पूरी तरह से अचंभित थीं। वे अभी भी 500 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोतियों के सदमे से उबर नहीं पाए थीं। अमृता ने अपना मुंह ढक लिया, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस समय वह भली भांति जानती थी कि सार्थक कितना गरीब था। वह इतना गरीब था कि खाने के लिए वह एक बड़े आकार के समुद्री क्लैम को भी आधा काट लेता था। अब 500 मिलियन, इसका क्या मतलब है। हालांकि किसी कारणवश अमृता को लगा कि चूंकि सार्थक ने जुआ खेलने की हिम्मत की है, इसलिए वह जरूर जीतेगा, इसलिए उसने अपने पास मौजूद सारा पैसा उस पर दांव पर लगा दिया था। उनके बगल में शीतल और बाकी सब लोग घबराए हुए थे। शीतल ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर मैं इस तरह जीत सकूं, लाखों लोगों के सामने ऐसा करने का नाटक कर सकूं और फिर मछली पर फूंक मार सकूं, तो कितना अद्भुत होगा। मैदान में लेकिन फिर सार्थक पूरी तरह गंभीर और बेतहाशा हावभाव करते हुए एक शमनवादी अनुष्ठान करने लगा। सार्थक ने अपनी बाहें हिलाईं और पैर मोड़कर आगे पीछे उछलते हुए मंत्रोच्चार किया, बस बस बस। माली माली बूम, ओमी टोफू गुवानजाई, ताइशांग लाओ जुन शियान डिवाइन माइट, तिल ओपन डोर विंडमिल, राक्षस जल्दी से खुद को दिखाओ। दर्शक, रचित, तरुण। जैसे ही कोई अपना आपा खो बैठा और सार्थक पर जूता फेंकने ही वाला था, तभी सार्थक अचानक दहाड़ उठा। हाँ, आहिया, तेज नजर रखो, मेरे लिए अपनी आंखें खोलो। वहां केवल दो रहस्यमयी प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही थीं, एक गहरे लाल रंग की और दूसरी दूधिया सफेद रंग की, जो सार्थक की आंखों से निकल रही थी। वास्तव में शक्तिशाली लोगों की नजर में आप आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति के मिश्रण से ज्यादा कुछ नहीं है, तो शिकायत करने का क्या फायदा। लेकिन बाहरी लोगों को तो यह महज एक दिखावा लगता है। उनकी आंखों से निकलती रोशनी की किरणें, इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा और चीर फाड़ बालों की कई परतों में लिपटे हुए भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ पर पड़ी, तो पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक सांस, दो सांसें, तीन सांसें, किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम कमीने, तुमने मुझे बुरी तरह डरा दिया। गरज। जैसे ही उस आदमी ने बोलना समाप्त किया, गोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल अचानक दहाड़ा और बहुत सारा झुलसा देने वाला सफेद धुआं उगलने लगा। उसके नुकीले दांत बाहर निकल आए और उसका शरीर मुड़ गया। किसी अज्ञात पदार्थ से बनी जंजीरें आपस में टकरा रही थीं। भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ उन्माद फैल गया है, दंगे हो रहे हैं। बस, भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ से एक भयानक और आश्चर्यजनक आभा निकली। ऊपर वंश लगभग आकाश से गिर पड़ा। क्या ये काम करता है? वंश अवाक रह गया। सार्थक तो बस नाटक कर रहा था, तो उसने भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को दंगा करने के लिए कैसे उकसाया। वंश को तुरंत समझ आ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि दाव के पास कुछ अन्य तरीके हो जिनके बारे में वह स्वयं अनजान हो। अचानक भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ के मुंह से भारी मात्रा में तरल पदार्थ निकला। उस भयानक शक्ति ने जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया और जहां जहां से वह हवा गुजरी, रास्ते में मौजूद सभी नीले पत्थर धूल में बदल गए।
सार्थक तुरंत एक तरफ हट गया, फिर भयभीत होकर बोला, क्या तुम सचमुच ऐसा कह रहे हो? सार्थक तुरंत चिल्लाया, क्या तुमने वह देखा? क्या तुमने वह देखा? मुझे किसने बताया कि एक 47वें स्तर का प्राणी इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है? मैं उन्हें 100 मिलियन दूंगा। घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल की आभा और शक्ति दोनों ही चरम पर थी। पलक झपकते ही उसकी सारी शक्ति एक साथ उमड़ पड़ी और एक प्रचंड और भयंकर आभा का विस्फोट हो गया। निर्वाणा गेल ने बैरियर को टक्कर मारी और हालांकि यह उसे तोड़ नहीं पाई, लेकिन इसने सीधे तौर पर दर्जनों लोगों को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। किनारे से देख रहे लोग पीछे की ओर झुक गए, कुछ तो भागने की तैयारी भी करने लगे। अरे नहीं, शक्ति बहुत प्रबल है, सील इसे रोक नहीं सकती। स्थिति को संभालने के लिए तुरंत लॉर्ड सस्पेंडेड एंगलर को बुलाओ। इससे पहले कि सस्पेंडेड एंगलर बाहर आ पाता, एक अधेड़ उम्र का आदमी निजी कमरे से बाहर निकला। उसका हाथ सील पर टिका हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं। धिक्कार है, उस बच्चे ने क्या क्या चालें चली। ये भयानक भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ 8 साल से छिपा हुआ है। 8 साल में इसने खुद को 47वें स्तर के एक विचित्र प्राणी के रूप में छुपा लिया है। सार्थक ने अपना सिर पीछे झुकाया और हैरानी से कहा, वाह सबमर्ज्ड एंगलर, मैं जीत गया है ना? मुझे देखो, भले ही मेरे कौशल उतने अच्छे न हो, लेकिन प्रतिभा को पहचानने की मेरी नज़र बहुत तेज है। मैं दशकों से अपनी इस पारखी नज़र को निखार रहा हूँ। चुप रहो, भले ही यह 47वें स्तर का न हो, कौन साबित कर सकता है कि यह एक पौराणिक प्राणी है? और तुम, जो यानलोंग टाउन के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति होने का नाटक कर रहे हो, क्या तुम धोखाधड़ी के संदिग्ध नहीं हो? सार्थक ने ताना मारते हुए कहा, अब तुम मेरी पहचान पर सवाल उठा रहे हो। फैंगले अखाड़े, तुम पहले क्या कर रहे थे और अब कह रहे हो कि मैं धोखेबाज हूं? जरा देखो, कम से कम 49वें स्तर का, शायद 50वें स्तर का भी एक पौराणिक जीव। तुमने, फैंगले अखाड़े, इसे 8 साल तक पाला पोसा है और तुम कहते हो कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं। यहां मौजूद लाखों लोगों से पूछो, कितने लोग इस बात पर यकीन करेंगे? अगर मेरी नजर तेज न होती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। सबमर्ज्ड एंगलर के सामने सार्थक जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने तो पलटवार भी किया और बड़े ही शान से अपनी धाक जमाई। सिर्फ यही देखकर कई दर्शक दंग रह गए। गरज! लेकिन तभी भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ ने फिर से दहाड़ मारी और एक और हमला कर दिया। निर्वाण गेल उसकी ओर तेजी से बढ़ा। सार्थक ने तुरंत उसे रोकने के लिए एक उच्च श्रेणी की आत्मा उपकरण ढाल उठाए। बैंग! हमले से सार्थक दूर जा गिरा, उसके मुंह से खून निकल रहा था। ठीक है, तुम बस समय बिता रहे हो, सोच रहे हो कि मेरे मरने के बाद तुम सब कुछ नकार दोगे। हालांकि सबमर्ज्ड एंगलर ने शांत भाव से कहा, बेशक फैंगले एरिना शर्त का सम्मान करेगा, लेकिन ये भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ तो आपने ही मांगा था। क्या आप उम्मीद करते हैं कि फैंगले एरिना इसे आपके लिए काबू कर देगा? साथ ही फैंगले एरिना से गलती हुई और उसने इस भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन चुनौती तो आपने ही स्वीकार की थी। अब अगर आप इसे काबू नहीं कर सकते तो आप मैच छोड़ सकते हैं। फैंगले एरिना द्वारा उपस्थित सभी लोगों को शर्त की रकम वापस कर दी जाएगी, लेकिन इस भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को आप तब वापस ले सकते हैं जब आप में क्षमता हो। सार्थक ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? अगली बार आने तक इंतजार करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुमने इसे पकाया है या नहीं। अगर तुम्हारे फैंगले अखाड़े में यह बात फैल गई कि यह बीमार होकर मर गया है तो मैं किससे बात करूंगा? जब वे बात कर रहे थे, निर्वाण गेल ने लगातार हमलों की बौछार कर दी और सार्थक पर 3 बार प्रहार किया। सार्थक ने 3 बार खून की उल्टी की और उसकी सर्वोच्च श्रेणी की ढाल भी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन तभी सार्थक दहाड़ा, मैच जारी है। मैं खुद पर 500,000 का दांव लगा रहा हूं। अगर मैं इस युवा मालिक को बेकाबू कर दूं, तो मैं इसे शांत कर सकता हूं। जलमगन मछुआरे ने ओह की आवाज निकाली और अपनी उंगलियों को चटकाते ही भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ पर लगी सभी जंजीरें और हथकड़ियां खुल गईं और उसकी आंखों पर पड़ा काला पर्दा हट गया। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। यदि आप इसे वश में कर लेते हैं तो ये भूत आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ आपका होगा। मेरे फैंगले अखाड़े की गलती के कारण हुई गलत पहचान के लिए मेरा फैंगले अखाड़ा मुआवजे के तौर पर 100 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोती देने को तैयार है। सार्थक ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये सच है? अगर मुझे सचमुच पीट पीट कर मार डाला गया तो शायद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा।
बस वांग बा जुबान मंत्र सक्रिय हो गया, जिससे सार्थक की आभा अपनी सीमा तक बढ़ गई। साथ ही फैटी ने उसे अपने वश में कर लिया और सार्थक की क्यूई मशीन ने तुरंत सस्पेंडेड एंगलर बाधा को तोड़ दिया। फुफकार। दर्शकों में मौजूद अनगिनत लोग अचानक चौंक गए। ये कमीना असल में इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था। अध्याय 578 शिक्षक, क्या आप वहां हैं? जैसे ही सार्थक ने चुनौती जारी रखने का फैसला किया, मेजबान ने कहा, देवियों और सज्जनों, ऑक्टोपस मॉन्स्टर सचमुच अपनी छिपी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। इतनी प्रतिकूल स्थिति में भी उसने चुनौती का डटकर सामना करने का फैसला किया। चूंकि वह घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल की असली ताकत को पहचान पाया है, क्या वह जीत पाएगा? एक दर्शक ने तुरंत दाव को कोसते हुए कहा, धिक्कार है। लड़ने का क्या मतलब है? इस तरह के पौराणिक प्राणी से कैसे लड़ा जा सकता है? हे भगवान, मैंने ऑक्टोपस मॉन्स्टर पर 1000 मध्यम श्रेणी के मोती दांव पर लगा दिए, क्या मुझे पैसे वापस मिल सकते हैं? अरे कमीने, हार क्यों नहीं मान लेते? फिर भी आगे क्यों बढ़ रहे हो? आकाश में विराजमान वंश इस दृश्य को ध्यानपूर्वक देख रहा था। सार्थक मूर्ख नहीं था और भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ के इस अचानक प्रकोप ने उसे चौंका दिया था। सार्थक द्वारा उकसाए जाने के बाद ही उसे अब ऐसा क्यों करना पड़ा? ब्लू सी टाउन में लड़कियों का एक समूह गुस्से से लाल हो गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे नहीं, सब खत्म हो गया, हमने पैसे खो दिए। ऐसा लगता है कि हमने भाइयों को 40 मिलियन का नुकसान पहुंचाने में मदद की है। तरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर चल क्या रहा है? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुम छोड़ सकते हो, फिर भी तुम क्यों अड़े हुए हो? तुम्हें पता है दाओ एक महान हस्ती है, फिर भी तुम अड़े हुए हो। एक महान हस्ती, भाई? रचित ने भौहें चढ़ाईं। उसका पहला ख्याल 6 द्वार वाले तारा मछली के बारे में आया। किसी कारणवश दाओ सार्थक को बहुत अच्छी तरह जानता था और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि सार्थक ने इस भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ के साथ साजिश रची होगी। शांतनु ने अपनी जांघ पर हाथ पटका और दाओ को कोसते हुए कहा, अरे जाहिल, तुम जरूर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हो। रिंकू की निगाहें इधर उधर दौड़ गईं। श्याओ बाय, क्या तुम्हें लगता है कि वह बेवकूफ नहीं है? श्याम ने सिर हिलाते हुए कहा, वो बेवकूफ नहीं है, उसके पास निश्चित रूप से एक बैकअप प्लान है। दूसरी ओर अमृता इतनी चिंतित थी कि उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। हालांकि उसे कुछ शंकाएं भी थीं। उसे वह दृश्य याद था जब सार्थक उन्हें बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू का गड्ढा खोदने के लिए ले गया था, और उसे लगा कि सार्थक इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह सचमुच अंदर घुसकर लड़ाई करे। सार्थक को जानने वाले लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन फेंगलेई कस्बे में कोई भी सार्थक को नहीं जानता। खासकर अब जब सार्थक ऑक्टोपस मॉन्स्टर में बदल चुका है तो उसे कोई भी नहीं जानता। इसलिए सबमर्स्ड एंगलर्स सहित वे वास्तव में इस बारे में नहीं सोच रहे थे कि सार्थक घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल को हरा सकता है या नहीं, बल्कि वे ये सोच रहे थे कि क्या वह घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल को प्रसन्न करने के लिए किसी तरीके का इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा हुआ तो सार्थक भी विजेता होगा। इसीलिए सबमर्ज्ड एंगलर ने सार्थक को मैच छोड़ने की अनुमति दे दी। हालांकि इसी क्षण भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ ने अपने बंधनों और जंजीरों को तोड़ दिया और सीधे अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर मुंह भर तरल पदार्थ छिड़क दिया। फिर निर्वाण गेल ने अपनी पूंछ से सार्थक पर हमला कर दिया। हालांकि सार्थक भागते हुए चिल्लाया, जल्दी करो, कानून के अनुसार मुझे जमा दो। अचानक दर्शकों ने देखा कि विशालकाय भूतिया आंख वाला मगरमच्छ वास्तव में उसी दिशा में स्थिर हो गया था। वह बिल्कुल भी नहीं हिला, उसकी पूंछ अभी भी झूलती हुई अवस्था में थी। मैं दस्तक दूंगा। यह क्या बदतमीजी है? ये किस प्रकार की क्षमता है? मुझे ऊर्जा या आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हो रहा है? सार्थक ने एक अजीब सी चीख निकाली, आह! एक महान प्राणी से यही उम्मीद थी, इतना शक्तिशाली। तुमने सचमुच मेरे मन को वश में करने वाले मंत्र को दिव्य विचार से रोक दिया। लेकिन तभी भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ फिर से हिलने लगा, मानो उसने किसी बाधा को तोड़ दिया हो, और उसकी पूंछ सार्थक की ओर झूलती रही। सार्थक ने फिर से चिल्लाकर कहा, आकाश और पृथ्वी असीम है, आकाश और पृथ्वी की शक्ति उधार लो, इसे फिर से स्थापित करो। वूश! भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ एक बार फिर अपनी जगह पर जम गया, जिससे दर्शकों में से कई लोग अचंभित रह गए। यह क्या हो रहा है? वह फिर से जम गया। इस जीव ने किस तरह की दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया? कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या यह संभव है कि दाओ और अन्य लोग दिव्य आत्मा की दुनिया में लड़ रहे हों? बकवास, ये कैसी दिव्य आत्मा की दुनिया है?
लेकिन ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने अभी अभी यही तो चिल्लाया। रिंकू ने अपना चेहरा ढांक लिया। मुझे पता है क्या हुआ था। श्याम, अब मुझे समझ आ गया। रचित इतना जोर से हंसा कि वह लगभग निजी कमरे की खिड़की से बाहर गिर ही गया। तरुण पूरी तरह से हैरान था। ये क्या हो रहा है? क्या सच में ऑक्टोपस मॉन्स्टर की ताकत मेरी समझ से परे है? लेकिन सार्थक ने बिजली की गति से एक पैर आगे बढ़ाया और प्रत्येक पैर से एक एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रकाशमान गोला बनाया और इस प्रक्रिया को 7 बार दोहराया। फिर उसने चिल्लाकर कहा, 7 तारों पर कदम रखते हुए महान संरचना के देवताओं को मुहर लगाओ। फिर सार्थक भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ पर कूद पड़ा जो अपनी जगह पर जम गया था और उस पर चिल्लाया, हिलो मत, विरोध मत करो। बस, भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ ने मानो एक बार फिर कुछ तोड़ दिया है। दर्शक असमंजस में हैं और यहाँ तक कि जलमग्न मछुआरा भी पूरी तरह से अचंभित है, ये सोचकर कि कठिन मार्ग का ये अज्ञात प्रतिबंध क्या है। क्या कठिन मार्ग को सचमुच सीधे सील किया जा सकता है? दिव्य आत्मा। अब केवल वंश ही फेंगले अखाड़े के ऊपर बैठा था, एक हाथ से अपना सिर ढके हुए, ये सोच रहा था कि काश वह सार्थक को घसीटकर यहाँ ला पाता और उसकी पिटाई कर देता। अगर उन्हें पता चल गया तो ठग अकादमी की घोर बदनामी होगी। प्रधानाध्यापक निश्चित रूप से फेंगलेई कस्बे के पश्चिम से पूर्व तक उसका पीछा करेंगे और रुकेंगे नहीं। गर्जन। निर्वाणा गेल बेतहाशा पानी छिड़क रहा था जबकि घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल बेतरतीब ढंग से छटपटा रहा था। फिर उसकी पूंछ बैरियर से टकराई जिससे दर्शक दहशत में पीछे हट गए। जलमग्न मछुआरा लड़खड़ाया, उसका दिमाग चकरा गया। ये कैसी शक्ति है? ये तो मध्यवर्ती स्तर के बराबर है। जलमग्न मछुआरे का अंतिम प्रहार, सिर्फ एक पूंछ। सार्थक ने अपने फैटी का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल से चिपक गया और लगभग सक्शन कप से अलग हो गया। वह अवाक रह गया। उस मामूली से हमले में 2500 टन की ताकत थी, भला कौन इसे झेल सकता है? पीक का हल्क स्ट्राइक। लेकिन सार्थक की बात सुनने के बाद दाव ने कहा, मैं सांस लेता हूं, मैं सांस लेता हूं, मैं सांस लेता हूं। आप सार्थक के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा और ऊर्जा के छल्ले प्रवाहित होते हुए देख सकते थे। सार्थक वास्तव में इसे आत्मसात कर रहा था, अन्यथा यह इतना विश्वसनीय कैसे हो सकता था? किसी ने हैरानी से कहा, अरे नहीं, वह ऑक्टोपस एक ही समय में आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति दोनों को अवशोषित कर सकता है। भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ हारने वाला है। कई लोग अचानक खड़े हो गए। बिल्कुल नहीं। एक 49वें स्तर का पौराणिक जीव एक उच्च स्तरीय इंग्लिश से लड़ रहा है। अगर वे हार जाते हैं तो खेलने का क्या मतलब है? उस आकृति की रक्षा कर रहा जलमग्न मछुआरा भी भयभीत हो गया। दूसरों को शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन वह एक नज़र में ही समझ गया कि यह ऑक्टोपस कोई जन्मजात आत्मा प्राणी नहीं था, यह तो केवल एक अनुबंधित आत्मा प्राणी था। किस प्रकार के अनुबंधित आत्मा राक्षस के पास इतनी भयानक चूसने की शक्ति हो सकती है? इसके अलावा सार्थक द्वारा प्रकट की गई गुप्त तकनीक ने भी उसे चौंका दिया, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे उसकी शक्ति कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी। कुछ क्षण बाद जब भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की आवाज सार्थक के दिमाग में गूंजी तो उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। डुआंग। सार्थक ने दर्शकों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मैं जीतूंगा। सब लोग हाथ उठाए। मुझे पता है आप लोगों ने खूब मेहनत की होगी, कम से कम आपने मुझ पर भरोसा तो किया। छप छप। सार्थक पर बदबूदार जूतों, मोजों और लकड़ी के टुकड़ों की बाढ़ आ गई। किसी ने गुस्से में आकर गाली दी, तू कमीना, तू बेशर्म है। कुछ लोग गुस्से से भड़क उठे, लिटिल फिश, क्या तुम शुरू से ही नाटक कर रहे थे? तुम आसानी से मिंग कुन और जिन चानफेंग को हरा सकते थे। झूठे। तुम झूठे हो, तुम बस मुझे धोखा देकर मेरे पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे हो। सार्थक गुस्से से चिल्लाया, हम सब यहाँ वयस्क हैं, आपको अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, जीतने से पहले मैं पूरी तरह थक गया था। आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? मुझे देखिए, मैं खून से लथपथ हूं। अचानक जलमग्न मछुआरे ने अपनी उंगली उठाई और एक दाव आध्यात्मिक ऊर्जा सार्थक पर आ गिरी। एक झंझनाहट के साथ सार्थक के शरीर पर लगे खून के सभी धब्बे बिना किसी निशान के गायब हो गए, जिससे उसकी त्वचा चिकनी और फिसलनदार हो गई। सार्थक, अरे, मुझे पता था तुम झूठे हो। सबमर्स्ड एंगलर गुस्से से आग बबूला था, वह कमीना छोटा चोर। हालांकि एरिना लोगों से खचाखच भरा हुआ था, फिर भी 200,000 से अधिक लोगों ने घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल पर $1.5 बिलियन से कम का दांव लगाया था।
हालांकि सार्थक की जीत पर चौंका देने वाली 600 मिलियन की रकम दांव पर लगी थी। 5:1 के भुगतान के साथ 3 बिलियन की रकम गायब हो गई। पिछला सारा मुनाफा खत्म हो गया और अब उन्हें कम से कम 500 मिलियन और चुकाने होंगे। इसके अलावा उन्होंने इस पौराणिक जीव का निर्यात भी किया। सबमर्स्ड एंगलर गुस्से से उबल रहा था। उसे मैच पहले ही जबरदस्ती रोक देना चाहिए था। आखिर वह उस बच्चे के मामूली 500 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोतियों पर क्यों टकटकी लगाए बैठा था। अब देखो क्या हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी सेना दोनों को खो दिया। एक पौराणिक प्राणी जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अगर वह अभी यह कहे कि वह एक पौराणिक जीव को 5 अरब में बेचेगा तो 1000 स्टार सिटी में कोई न कोई उसे तुरंत खरीद लेगा। 5 अरब की रकम भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन अधिक उन्नत मौद्रिक प्रणाली में ये कुछ भी नहीं है। अपमान लहरों की तरह थे, अंतहीन और निरंतर। पानी में छिपा मछुआरा किनारे पर उतरा और सार्थक की ओर देखते हुए बोला, तुम इस भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को अपने साथ ले जा सकते हो और तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें नियमों के दायरे में हैं। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो पहले अपना असली रूप दिखाओ। तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? मैं जांच करूंगा। तब तक दर्शक बेकाबू हो चुके थे। अगर भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ वहां मौजूद न होता तो ये लोग शायद दौड़कर सार्थक को बेरहमी से पीट पीट कर मार डालते। सार्थक ने अपना सिर खुजाया, काफी देर तक सोचा और अचानक आसमान की ओर चिल्लाया, गुरुजी, क्या आप वहां हैं? वंश ने गंभीर भाव से संक्षिप्त रूप से हम कहा। वह सचमुच इस नन्हे बदमाश से निपटना नहीं चाहता था। हालांकि एक पौराणिक जीव को हासिल करने और शायद रास्ते में कई 100 मिलियन मध्यम श्रेणी के मोती भी हथिया लेने के बाद उसकी थोड़ी बेइज्जती हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। वह प्रतियोगिता के दौरान अपना बदला ले सकता था। अचानक जलमग्न मछुआरा मुड़ा और अखाड़े के बिल्कुल ऊपर बैठे वंश को देखा। उसका दिल सदमे से भर गया। वो वहां कब पहुंचा? इसी बीच सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए और वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। फुफकार, बकवास, ये कौन है? किसी ने कहा। सार्थक। अध्याय 579 धन कमाना। जब सार्थक ने अपना असली चेहरा दिखाया तो ब्लू सी टाउन में मौजूद हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। अमृता मुस्कुराए। उसने अपनी हाल की जीतों समेत अपनी पूरी संपत्ति सार्थक पर दांव पर लगा दी थी, कुल मिलाकर लगभग 80,000 मध्यम श्रेणी के मोती। देखते ही देखते ये रकम 400,000 तक पहुंच गई। अमृता ने इससे पहले कभी ऐसी रकम की कल्पना भी नहीं की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैच देखने मात्र आए दाव को अचानक इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। शीतल, श्रेया और बाकी सभी लोग हक्का बक्का रह गए और वे सब निराशा में रोने लगे। शीतल, अमृता, दाव, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यह ऑक्टोपस राक्षस सार्थक है? तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुमने बताया होता तो मैं सब कुछ दांव पर लगा देती। अमृता ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे दाव के बारे में बाद में पता चला। इसके अलावा तीसरे मैच में इतना कुछ बदल गया कि मुझे यकीन भी नहीं था कि सार्थक जीत पाएगा या नहीं। श्रेया ने अफसोस जताते हुए कहा, एक बार मेरे सामने एक बेहतरीन अवसर आया था, लेकिन मैंने उसे संजोकर नहीं रखा। मुझे डर है कि मुझे वह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। निजी कमरे के अंदर तरुण का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या ये वही था? उस कमीने को मैंने पहले कहीं देखा था। पता चला कि वह यही कमीना था। तरुण पूरी तरह से अचंभित रह गया, लेकिन एक पल के लिए ही सही, फिर उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। 20%। वह रातों रात अरबपति बन गया। उस क्षण तरुण को अपने निर्णय पर अविश्वसनीय रूप से सौभाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्य से उसकी सहज बुद्धि ने उसे सार्थक पर अटूट विश्वास दिलाया, जिसकी बदौलत वह अपने सभी परिचितों, अपने अधीनस्थों, अपने सहपाठियों को सार्थक की जीत पर दांव लगाने के लिए राजी कर सका। उन्हें पूरा यकीन था कि फेंगली टाउन की इस यात्रा से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ कोई हास्यास्पद अदला बदली मैच नहीं, बल्कि यह अप्रत्याशित आश्चर्य था। रचित और शांतनु की बात करें तो भले ही वे दांव को नहीं जानते हों, सार्थक ने चाहे जो भी तरीके अपनाए हों, चूंकि सार्थक ने अपना कदम उठाया है, इसलिए उसके पास कोई योजना जरूर रही होगी। शांतनु द्वारा बुलाई गई लड़कियों का समूह खुशी से उछल पड़ा। वे सभी अब अमीर हो गई थीं, पल भर में करोड़पति बन गईं। इससे ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है? यानलॉन कस्बे के प्रोफेसर जू नान और उनके छात्र तो पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या ये वही थे? ये कैसे संभव है? कोई छात्र इतना मजबूत कैसे हो सकता है? दूसरे शहरों से कुछ प्रतिभाशाली लोग देखने आए और उनमें से कुछ ने सार्थक को देखते ही पहचान लिया।
किसी ने टिप्पणी की तो यह वही था। अब समझ में आया। तीसरे स्तर का मछली पकड़ने का मैदान इनाम सूची में पहले नंबर पर होना कोई मजाक नहीं है। किसी ने पूछा, क्या ये सार्थक है? वही आदमी जिसने लेवल 3 फिशिंग बाउंटी लिस्ट में नंबर 1 खिलाड़ी मो कियानशान को हराया था। किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, इससे भी ज्यादा। यह आदमी तो कुछ ज्यादा ही बेखौफ हो गया है, ये किसी को भी लूट सकता है। वह व्यक्ति बीच वाक्य में ही रुक गया। कुछ बातें फैलाना मना है। अगर वे बाहर निकलकर हंगामा मचाएंगे तो कोई ना कोई उन्हें गिरफ्तार करने जरूर आएगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि थर्ड लेवल फिशिंग ग्राउंड में सार्थक असल में किस तरह का इंसान है, ये जानने के लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक ये लोग दोबारा थर्ड लेवल फिशिंग ग्राउंड नहीं जाते। अधिकांश प्रतिभागी वास्तव में तृतीय स्तरीय मछली पकड़ने के मैदान में जा चुके थे। हालांकि वे सार्थक और उनकी टीम जैसे नहीं थे। उनका प्रशिक्षण काल छोटा था, कुछ तो पहले ही लौट चुके थे, जबकि अन्य केवल कुछ महीनों के लिए ही रुके थे। कुछ अन्य लोगों ने एक आदान प्रदान प्रतियोगिता के बाद जाने से पहले अनुभव प्राप्त करने की योजना बनाई थी। लेकिन चाहे वे सार्थक को जानते हो या नहीं, कम से कम इस क्षण से सार्थक एक चकाचौंध कर देने वाला नया सितारा बन गया। फैंगलेई अखाड़े के जलमगन मछुआरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना मन बना लिया। अब से फैंगलेई अखाड़े में एक नियम जोड़ा जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेष बदलने वाले किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने पर उसके सभी प्रतियोगिता परिणाम अमान्य कर दिए जाएंगे। इस बार तो उसने वाकई कमाल कर दिया है। पहली बात तो यह है कि सट्टेबाजी स्वाभाविक रूप से एक खुली गतिविधि है। क्या ये धोखाधड़ी है? बिल्कुल नहीं। सार्थक लगातार एक उच्च स्तरीय एंग्लर रियल्म खिलाड़ी के रूप में खेलता आया है। हालांकि किसी को भी सार्थक की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। मिंग कुन, जिसने लगातार 138 गेम जीते थे, वास्तव में बहुत मजबूत था, यहां तक कि थाउजेंड स्टार सिटी के विलक्षण प्रतिभा वाले खिलाड़ी के बराबर भी, लेकिन फिर भी वह सार्थक का मुकाबला नहीं कर सका। इसी क्षण फैंगलेई कस्बे में कई लोग जो छुपकर सब कुछ देख रहे थे, संदेश फैलाने लगे। और बिना किसी अपवाद के सभी संदेशों में सार्थक की शक्ति का ही वर्णन किया गया था। अब सार्थक भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ के सामने झुक गया और दाव को अपनी आवाज सुनाए, आज से तुम आजाद हो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला है मेरा अनुबंधित आत्मा पशु बनना, लेकिन मुझे खेद है, मेरे अनुबंधित आत्मा पशु का कोटा पूरा हो चुका है। दूसरा है मेरी ठग अकादमी का आत्मा पशु बनना। तुम्हें केवल 10 साल तक रक्षक के रूप में सेवा करनी होगी। उसके बाद अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बोलते समय सार्थक ने भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की ओर आंख मारी। सार्थक का हृदय। भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, मैं किसी और का आत्मा पशु नहीं बन सकता। जहां तक आपने जिस आत्मा पशु का जिक्र किया है, वह सच है या झूठ? सार्थक ने पलकें झपकाईं, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, बूढ़े बाय और वंश के आसपास रहते हुए क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? तुम्हारा रक्षक स्पिरिट बीस्ट होना ही अपने आप में एक विलासिता है। 6 डोर स्टारफिश को देखो, वह तो हर रोज ऑक्स स्नेल के पास कीचड़ में लोटपोट होता है, खूब मजे करता है। ये तो आप पर निर्भर करता है, मेरा लक्ष्य पैसा कमाना है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले हमारी ठग अकादमी देख लेनी चाहिए। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप एक पौराणिक प्राणी हैं, आप हमारी ठग अकादमी के किसी भी रहस्यमय प्राणी से कमतर हैं। भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ चौंक गया। यह इंसान हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही कोई रहस्यमयी प्राणी देखा है। तुम्हारे इस मामूली इंसानी इलाके में कोई रहस्यमयी प्राणी कहां से आ सकता है? गर्जन। भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ मानो अपनी किस्मत से मुस्तैद था। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता उस व्यक्ति के साथ फैंगलेई कस्बे से निकलना था। अन्यथा अगर उसने अकेले भागने की कोशिश की तो संभवतः उसे पकड़ लिया जाएगा और आधे रास्ते में ही वापस लाया जाएगा। कुछ देर तक गुस्से में दहाड़ने के बाद भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की दहाड़ धीरे धीरे शांत हो गई। बाहरी लोगों को ऐसा लगा मानो उसने हार मान ली हो, सार्थक ने उसे वश में कर लिया हो। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ आकार में सिकुड़ गया और पलक झपकते ही वह 2 मीटर से अधिक लंबे मगरमच्छ में बदल गया। फिर भी गोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल बेहद खूंखार दिखता है। खासकर उसके बाहर निकले हुए दांत सचमुच डरावने हैं। सार्थक मुस्कुराया, ऊपर देखा और हंसते हुए बोला, क्या कोई और भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? दर्शकों में से एक और गुस्से भरी आवाज उठी, अभी भी लड़ रहे हो? तुम लोहे के सिर वाले मछली।
हम पहले ही इतना पैसा खो चुके हैं कि जूते तक नहीं खरीद सकते, और तुम फिर भी लड़ना चाहते हो। पानी में छिपे मछुआरे ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अपना पैसा और यह भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ लो और यहां से निकल जाओ। सार्थक ने अंगड़ाई ली और अपने बाल झटक दिए। फटे पुराने कपड़ों के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। खून की उल्टी की बात, ये झूठ है। मैंने इस युवा स्वामी को हरा दिया है, मैं खून की उल्टी क्यों करूंगा। ... सार्थक फेंगलेई अखाड़े से अकड़ते हुए बाहर निकला। रास्ते में कई लोग उसे कोस रहे थे और उस पर उंगली उठा रहे थे। सार्थक को कोई परवाह नहीं थी। वह सोच रहा था, हम अमीर हैं, हमें इन बेचारे लोगों की कोई परवाह नहीं है। रचित तुरंत तरुण के सामने प्रकट हुआ, अपना सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए, जिससे तरुण का पूरा शरीर भय से कांप उठा। जब तरुण को पता चला कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर सार्थक है, तो थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता था कि मशरूम के सिर वाला राक्षस रचित था। तरुण, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे पैसे लेने जाना है। सार्थक प्रसन्नतापूर्वक रवाना हुआ। घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल के साथ एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हुआ और ट्री हॉट सिटी की ओर उड़ गया। उन्होंने फैसला किया कि जब तक जनता का गुस्सा शांत नहीं हो जाता और एरेना बंद नहीं हो जाता, तब तक वह फिर कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वंश सार्थक के पीछे पीछे आया। श्याम और अन्य लोग भी कुछ ही देर बाद वहां पहुंचे, जिनमें से प्रत्येक ने 50 लाख मध्यम श्रेणी के मोती अर्जित कर लिए थे। जब भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ ने वंश को देखा, तो पूरा मगरमच्छ खराब मूड में आ गया। यह आदमी इतना भयंकर है, ये तो फेंगलेई अखाड़े वाले आदमी से भी ज्यादा ताकतवर लगता है। वंश भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की जांच कर रहा था। तभी दाव ने कुछ देर बाद पूछा, तुम बोल सकते हो, है ना? घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल चुप रहा, सब कुछ नकारने के लिए तैयार। सार्थक ने दाव को पैर से धक्का देते हुए कहा, तुम शिक्षक शियाओजान की पैनी नजरों से बच नहीं सकते। सच में तुम अकेले नहीं हो जो बोल सकते हो, हमारी अकादमी में और भी लोग हैं। भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ ने सार्थक पर दहाड़ मारी और फिर बेबसी से कहा, मैं बोल तो सकता हूं, लेकिन हमारा एक समझौता है। मैं तुम्हें पैसे कमाने में मदद करूंगा और तुम मुझे भागने में मदद करोगे। वंश ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए और दाव से कहा, हम बुरा नहीं है नन्हे मगरमच्छ, क्या तुम सचमुच हमारे शिष्य के अनुबंधित आत्मा पशु नहीं बनना चाहते? दाव, तुम्हें पता है, हमारे शिष्य में हर लड़का अजगर जैसा है और हर लड़की फीनिक्स जैसी है। तुम एक मामूली पौराणिक प्राणी बहुत अच्छा सौदा पा रहे हो। भूतिया आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ की दो भयंकर दिखने वाली आंखें तिरस्कार से भरी हैं, जो उसके अविश्वास को दर्शाती हैं। मैंने केवल वंश दाव को ये कहते सुना, सार्थक, लिटिल गोल्ड और श्रिम्प राइजेस टू हेवन को बाहर आने दो। सार्थक मुस्कुराया और लिटिल गोल्ड और श्रिम्प राइजेस टू हेवन तुरंत बाहर भागे। सार्थक को देखकर लिटिल गोल्ड घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल की ओर देखे बिना ही उसके पास सरक गया। केवल जिज्ञासु श्रिम्प राइजेस टू हेवन पहले ही करीब आ चुका था और 9 जंजीरें घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल को खींचने लगी और फिर, खैर आप जानते ही हैं, गर्जन। घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल ने श्रिम्प राइजेस टू हेवन को उड़ा दिया। मैं एक वयस्क हूं और मुझे पता है, एक झींगे ने हरा दिया। कितना शर्मनाक है ये। हालांकि घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल सचमुच हैरान रह गया, ये उसकी वंश परंपरा से भी बेहतर लगता है। उच्च श्रेणी दोनों ही हैं। तभी शांतनु और उसके साथी हंसते हुए वापस लौटे और बोले, हा, हमने खूब पैसा कमाया है, बहुत सारा पैसा। 580 लगभग प्रतिबंधित हो गए थे। शांतनु और रिंकू अंदर आए और तुरंत ही ढेर सारे समुद्री शंखों को फर्श पर बिखेर दिया। रिंकू का चेहरा कांप रहा था जब उसने कहा, काश मुझे पहले पता होता। अरेना इतना पैसा कमा रही है तो हम छोटी मोटी चीजें दोबारा बेचने की जहमत क्यों उठाएंगे। शांतनु ने दाव को कोसते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, फेंगलेई टाउन से लड़ना, अखाड़ा, ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। जब हम निकले थे, फेंगलेई टाउन ने नए नियम लागू कर दिए थे, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? गहनों को दोबारा बेचना ही दीर्घकालिक समाधान है। इसके अलावा हम दाव को नहीं जानते। अखाड़ा तो बहुत पैसा कमाता है। वंश ने उत्सुकता से दाव से पूछा, तुमने कितना पैसा कमाया? तुम्हें इतने सारे समुद्री शंख कैसे मिले? लेकिन शांतनु दाव ने कहा, ओह, मैंने अभी अभी उन लड़कियों को पैसे बांट दिए। मैंने कुल 200 मिलियन कमाए, 40 मिलियन बांट दिए और मेरे पास 160 मिलियन बचे हैं। खर्चों को घटाने के बाद मुझे 120 मिलियन का शुद्ध लाभ हुआ। वंश की पलकें फड़क उठीं।
क्या इन कुछ कमीनों ने सचमुच इतना पैसा खर्च कर दिया? लेकिन वंश की नज़र में 120 मिलियन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। बात बस इतनी थी कि उन्होंने इसे कमाने की कोशिश ही नहीं की थी। अगर वह खुद इसे कमाने की कोशिश करता तो ऐसा लगता था कि इसे कमाना आसान नहीं होगा। फिर वंश ने पूछा, रचित का क्या हुआ? सार्थक मुस्कुराया और दाव से कहा, मैं पैसे मांगने जा रहा हूं। अरे, आप लोगों ने किसी और के साथ साझेदारी कर ली है। श्याम ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। अगर यह सिर्फ 100 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है तो शायद फैंगलेई अखाड़े के जलमग्न मछुआरे का व्यक्तिगत रूप से प्रकट होना उचित नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि दाव, सार्थक और रचित ने आखिर किया क्या? केवल शांतनु ने ही बुदबुदाते हुए कहा, वे डेट पर जाने वाले थे लेकिन वे साथ मिलकर पैसे कमाने चले गए। श्याम को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह तो बस उत्सुकतावश श्रिम्प राइजेस टू हेवन, लिटिल गोल्ड और द घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल देख रहा था। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, वह ऑक्टोपस, क्या वह तीसरा वाला है? जैसे ही श्याम ने सवाल पूछा, रिंकू और शांतनु दोनों ने सार्थक की ओर देखा। सार्थक, दाव की बात सुनो, घर पहुंचकर इस बारे में बात क्यों न करें? ठीक है, ब्लू सी टाउन वापस पहुंचने पर इस बारे में बात करेंगे। वंश की आंखों में एक चमक आई। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तीसरे अनुबंधित आत्मा पशु पर अधिकार रखना असंभव नहीं था। हालांकि सार्थक केवल एक उच्च स्तरीय मछुआरा था और 3 अनुबंधित आत्मा पशुओं पर अधिकार रखने से निश्चित रूप से काफी ध्यान आकर्षित होता। लगभग 1 घंटे बाद रचित थका हारा सा लौटा। अंदर प्रवेश करते ही मैंने सार्थक और कुछ अन्य लोगों को मछली, ड्रैगन, शतरंज और ताश खेलते देखा। उन सभी के बगल में समुद्री शंखों का एक ढेर रखा था। हाँ, अब वे 1 या 2 मध्यम श्रेणी के मोतियों पर दांव नहीं लगा रहे हैं, वे मध्यम श्रेणी के मोतियों से भरे समुद्री जीवों के खोलों पर दांव लगा रहे हैं। सार्थक, 3 के साथ 2-3 हरी कवच वाली मछलियां और 2 छोटी सफेद मछलियां। रिंकू, बड़े तुम। शांतनु, उसे कुचलकर मार डालो। श्याम, बम। ये देखकर रचित ने तुरंत अपने दांत दिखाते हुए कहा, तो मैं बाहर भीख मांग रहा हूं और तुम लोग यहां जुआ खेल रहे हो। श्याम खड़ा हो गया, शियाओ चान, आओ और खेलो। रचित, क्यूई हिंग हिंग दाओ, मैं अब और नहीं खेल रहा हूं, मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। सार्थक, ओह कितने? छप छप। समुद्र में समा जाने वाले शंखों का एक ढेर जमीन पर पड़ा था, मानो कोई छोटा पहाड़ हो। वंश की पलकें फड़क उठी, आखिर इसकी कीमत कितनी होगी? लेकिन फिर मैंने रचित दाव को ये कहते सुना, कुल 1.8 अरब। खनखनाहट। वंश का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे रिंकू पूरी तरह से अचंभित रह गई और शांतनु के हाथ में मौजूद सभी कार्ड गिर गए। सार्थक ने अपनी ऊर्जा का एक कश लिया, तुमने तरुण को फिर से पैसे दिए? रचित ने सिर हिलाते हुए कहा, पता है, उस आदमी में वाकई कुछ हुनर है। मुझे नहीं पता दाव को इतने सारे लोग उस पर दांव लगाने के लिए कहां से मिले। उसने लगातार 3 बार खूब पैसा कमाया, लेकिन उस आदमी ने तो सिर्फ बातें करके ही 400 मिलियन से ज्यादा कमा लिए। ये तो बहुत आसान पैसा है ना? सार्थक मुस्कुराया और बोला, हाँ, उस आदमी में इतनी काबिलियत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में पैसा कमाने वाले अक्सर वही होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं। हालांकि उसे 400 मिलियन मिले, मुझे नहीं लगता कि उसने सच में 400 मिलियन कमाए होंगे। ज्यादा से ज्यादा 300 मिलियन से थोड़ा ज्यादा ही कमाए होंगे। लेकिन हमने तो सच में बहुत पैसा कमाया है। हमने 2 बिलियन कमाए हैं। अब हम अमीर हैं। ... ब्लू सी टाउन में लड़कियां अचानक बहुत सक्रिय हो गईं और खरीदारी शुरू करने के लिए ट्री हॉट सिटी में 3 या 5 के समूह में इकट्ठा होने लगी। महज 1 घंटे के भीतर ट्री हॉट सिटी के सभी व्यापारी ब्लू सी टाउन की वर्दी पहने छात्रों को देखकर खुशी से झूम उठे। ब्लू सी टाउन के लड़कों की बात करें तो वे सभी सिर झुकाए बैठे थे, ये सोचते हुए कि काश वे दाव के साथ गए होते। इस समय जियांग ज़ोज़ुओ हितेश और अन्य लोगों के सामने मुस्कुराते हुए और शेखी बघारते हुए कह रहा था, मैंने सिर्फ एक खेल पर दांव लगाया और 10 लाख कमा लिए। जो यू अभी के अभी मुझसे अपना पैसा वापस ले लो, यह आंखों को चकाचौंध कर रहा है। लिन शेंगमू, कुछ मत बोलो, मुझे थोड़ी शांति और सुकून रहने दो। हितेश, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, ने चिढ़कर कहा, 1 मिलियन कुछ भी नहीं है, इससे तो मुश्किल से एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट टूल ही खरीदा जा सकता है। शियांग ज़ोज़ुओ, लेकिन मैंने इसे जल्दी कमा लिया। इसमें आधे घंटे से भी कम समय लगा। सब लोग ... दूसरी ओर तरुण सचमुच मालामाल हो गया था।
एरिना छोड़ने के बाद से उसके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी, हालांकि रचित को पैसे देते समय उसे थोड़ी सी पीड़ा हुई थी। हालांकि इस बार उन्होंने सचमुच खूब धन कमाया। उन्होंने वास्तव में काफी पैसा बांटा, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने सहपाठियों को सम्मानित करने, उनसे संबंध बनाए रखने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए विभिन्न उपहारों पर किया। कुल मिलाकर 60 मिलियन युआन खर्च किए। पहले तो वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता था। शुरू में उनकी योजना प्रत्येक व्यक्ति को 1000 मध्यम श्रेणी के मोती देने की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इतने मोती बना लिए कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और अंत में उन्होंने और अधिक मोती बांट दिए। तरुण को लगा कि अगर सार्थक द्वारा एक बार लूटे जाने पर उसे 300 मिलियन से अधिक की कमाई हो सकती है, तो वह सार्थक द्वारा हर दिन लूटे जाने को ही प्राथमिकता देगा। ... बेशक कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। यानलॉन्ग टाउन में सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। हालांकि बाद में गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन ब्लूसी टाउन से मिला ये करारा झटका किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन सार्थक इतना ताकतवर है, मैं क्या करूं? मैं उसे हरा नहीं सकता। किसी ने कहा, शिक्षक जी, हमें इस मामले में प्रधानाचार्य और महापौर से मदद मांगनी होगी। शिक्षक जी, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सार्थक ने हमारी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया है, इसलिए हमें उसके द्वारा कमाए गए धन में हिस्सा मिलना चाहिए। जूनान, सब लोग चुप रहो। प्रधानाचार्य और नगर महापौर के वापस आने का इंतजार करो। ... श्याम भूख जैसी आंखों वाले विशालकाय मगरमच्छ को घूर रही थी, जिसने अभी अभी अपनी पत्थर में बदलने की क्षमता का उपयोग करके एक लकड़ी की मेज को पत्थर के रूप में देखा था, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई थी। सार्थक और 3 अन्य लोग ताश खेल रहे थे। उनके सामने समुद्र को निगलने वाले सीपियों का एक पहाड़ था। उनमें से सबसे बड़ा ढेर उस कमीने शांतनु के सामने था। उस कमीने के हाथ वाकई बहुत अच्छे थे। टकराना। जब चारों लोग बहस कर रहे थे, तभी दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। बूढ़ा बाई चीख करते हुए अंदर आया, लोगों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए दांव पर चिल्लाया, मैं अभी अभी एक मीटिंग से आया हूं। कितना समय हो गया, और तुमने अभी से सब गड़बड़ कर दिया। मैंने सुना है तुमने फेंगलेई अखाड़ा तोड़ दिया। क्या ये सच है? 1 मिनट रुको, वो छोटा मगरमच्छ कहाँ से आया? जैसे ही उसने बात की, बूढ़े बाई ने एक हाथ से भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ लिया, जिसने तुरंत एक शक्तिशाली हमला किया। निर्वाण गेल। भूतिया आंख वाला विशालकाय मगरमच्छ सचमुच बहुत डरावना था। जो व्यक्ति आया था वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। एक पौराणिक प्राणी। बूढ़े बाई ने एक ही झटके में निर्वाण आंधी को कुचल दिया, फिर भूत आंख वाले विशालकाय मगरमच्छ को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और सिर से पैर तक उसकी जांच की। वाह, ये किस नस्ल का है? इसका शरीर तो काफी मजबूत है। टकराना। घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल की पूंछ के जोरदार झटके से पूरा ट्री हाउस हिल गया। हालांकि ओल्ड मैन बाई ने उसे वापस थप्पड़ मारा, जिससे वह मगरमच्छ के रूप में अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगा। कोई और विकल्प न होने पर घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल ने घबराहट में अपनी पत्थर में बदलने की क्षमता का इस्तेमाल किया। फिर उसने पाया कि उसके सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति पर उसकी इस क्षमता का कोई असर नहीं हुआ। वह कैसे संभव है? बूढ़े बाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये छोटा मगरमच्छ काफी भयंकर है। इसमें प्रबल मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति है, और भरपूर ताकत है। क्या तुम इसे भेदने वाले हो? घोस्ट आई जायंट क्रोकोडाइल हैरान रह गया। आखिर उन्होंने इसे कैसे देख लिया? मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से छिपा रखा था। बूढ़े बाई ने हल्के से सिर हिलाया, बुरा नहीं है, अच्छी गुणवत्ता का है। ब्रेकथ्रू के बाद इसमें शायद अपार शक्ति आ जाएगी, शायद करोड़ों पाउंड तक। शुद्ध शक्ति के मामले में यह एडवांस्ड के बराबर है। सबमर्स्ड एंगलर बुरा है। उसे कहां से पकड़ा गया? वंश ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, वह बदमाश सार्थक, उसने अरेना को हराकर इसे वापस जीत लिया। बूढ़ा आदमी बाई। कुछ देर बाद बूढ़े बाई को दाव को कोसते हुए सुना गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कमीने। मैं सोच रहा था कि अचानक इतने सारे लोग ठग अकादमी से प्रतिबंध की मांग क्यों कर रहे हैं, खासकर सार्थक। फेंगलेई कस्बे के मेयर ने तो खास तौर पर तुम्हारे प्रतिबंध का अनुरोध किया था। सार्थक, तुम्हारा मतलब से क्या है? सौभाग्य से मैंने मध्यस्थता की और उनसे विनती की, उन्हें आश्वासन दिया कि तुम किसी भी गुप्त तकनीक या अनुबंधित आत्मा राक्षसों का उपयोग नहीं करोगे, जिसके बाद वे अनिच्छा से तुम्हें भाग लेने देने के लिए सहमत हुए। रुको, क्या मैंने तुम्हें चुपचाप रहने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम इसी तरह चुपचाप रहोगे?
सार्थक ने बुदबुदाते हुए कहा, आपने हमें कब कहा था कि हमें चुपचाप रहना है? वैसे भी अब जब हमारे पास पैसा है तो थोड़ा बहुत दिखावा करना ठीक है ना? बूढ़े बाई ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम बस पैसे 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 के बारे में ही सोचते हो। इतने सारे औसत दर्जे के मोती रखने का क्या फायदा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस अज्ञात देश में औसत दर्जे के मोतियों की विनिमय दर ऊंची है?